राइट बच्चों, इस लेक्चर में कैपिटल गेन हम लोग पूरा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक पॉइंट। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते कितना कवर हो सकता है, मैक्सिमम चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी हेड ऑफ इनकम करते हैं तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन खुद को ये पूछना चाहिए कि उसका बेसिस ऑफ चार्ज क्या है। राइट, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन्स अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कैपिटल गेन्स में बच्चों एक सेक्शन है, सेक्शन 45। ठीक है, सेक्शन 45 के हिसाब से कैपिटल गेन हमें कब पे करना पड़ेगा, कब वो चार्जेबल हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। सेक्शन 45 सिंपली बोलते हैं आपको सिर्फ ये देखना है क्या ट्रांसफर हुआ है, क्या ट्रांसफर हुआ है कैपिटल एसेट का। इफ देयर इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट देन देयर विल बी कैपिटल गेन्स। करेक्ट। अभी ट्रांसफर में क्या क्या था, इफ यू रिमेंबर जब आपको ये चैप्टर मैंने सिखाया था तो ट्रांसफर का डेफिनेशन मैंने बताया था। बेसिक चीजें आपको यहां से बता रहा हूं। ट्रांसफर मतलब क्या, ट्रांसफर मतलब सेल करना, ठीक है, एक्सचेंज करना, रेलिंक्विशमेंट, रेलिंक्विशमेंट कंपलसरी एक्विजिशन भी इधर आता है। व्हाट इज कंपलसरी एक्विजिशन? गवर्नमेंट बहुत बार हमारे प्रॉपर्टीज को जबरदस्ती ले लेती है, तो ये सारी चीजों को हम लोग एक्चुअली ट्रांसफर के डेफिनेशन में कंसिडर कर रहे हैं। राइट, तो जब भी आप कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो, मेजर केसेस में आप बेचते हो उसको, तो आपको यहाँ पे कैपिटल गेन लग जाएगा और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। राइट, अच्छा, व्हाट शुड यू रिमेंबर ऑलवेज, ट्रांसफर के डेफिनेशन में कुछ चीजें बिल्कुल नहीं आती है आपको, आपके इंटर लेवल पे कुछ इस एरिया से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गिफ्ट का केस अगर है, इट इज नॉट ट्रांसफर, गिफ्ट इज नॉट ट्रांसफर। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैपिटल एसेट गिफ्ट करता है वहां पे कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो ट्रांसफर में नहीं आ रहा है। ठीक है, गिफ्ट इज नॉट ट्रांसफर। उसके बाद में विल के थ्रू अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को कोई चीज एसेट ट्रांसफर कर रहा है, इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। या फिर सपोज इनहेरिटेंस, गिफ्ट, विल एंड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के थ्रू अगर सपोज कोई चीज दी जा रही है तो ये भी ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो ये ट्रांसफर से एक्सक्लूडेड है। बाकी सारी चीजें मेजरली ट्रांसफर में आते हैं। एंड व्हेनेवर यू आर ट्रांसफरिंग एनी कैपिटल एसेट देयर विल बी चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स। अच्छा, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कैपिटल एसेट मतलब क्या। करेक्ट, तो कैपिटल एसेट बच्चों इसमें एक्चुअली सारे ही एसेट्स आते हैं। ठीक है, जनरल रूल ये है कि एवरी एसेट इज अ कैपिटल एसेट, बट उसके एक्सेप्शंस हमें थोड़े दिमाग में रखने पड़ेंगे कि कौन सा एसेट कैपिटल एसेट में कवर नहीं किया जा रहा है। राइट, सो वी विल रीड दिस चार्ट फ्रॉम दी मॉड्यूल। ठीक है, तो बच्चों ये चार्ट थोड़ा अच्छे से देख पाए तो इस चार्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ है, यहां पे लिखा है कैपिटल एसेट में क्या क्या आएगा। अगेन फिर से बता रहा हूं हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक्सेस ऑफ चार्ज, ट्रांसफर हुआ है कैपिटल एसेट का तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है, हर एक प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट में आती है, बट अगेन यहां लिखा है कि इसमें से कुछ एक्सक्लूजन्स भी है। बराबर। अच्छा बच्चों एक चीज और, अगर एफआईआई ने, एफआई मतलब कौन होता है, ये बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर ये कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज परचेस करते हैं उसको भी अगेन कैपिटल एसेट में लाना है। बराबर। अच्छा, इसके बाद मैं और बताऊंगा आपको। अच्छा, दिस इज एन अमेंडमेंट जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ये जो कुछ भी लिखा है इसको एकदम ब्रीफली बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग इंश्योरेंस परचेज करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही एक प्रोडक्ट होता है यूलिप नाम का। ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। बराबर, यूलिप में बहुत लोग पैसा लगाते हैं। यूलिप ड्यूल पर्पस सर्व करता है, एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी लगाते हो आप, ऊपर से आपको इंश्योरेंस का भी अलग से बेनिफिट मिलेगा। राइट, अगर सपोज आप यूलिप में पैसा लगाते हो बट आपने साल भर में प्रीमियम जो पे किया है वो 2,50,000 एक्सीड हो रहा है। ठीक है, कभी भी यूलिप आपने कभी भी खरीदा है, आपके कोई भी प्रीवियस ईयर में अगर आपका जो प्रीमियम आपने जो पे किया है यूलिप में वो 2,50,000 के ऊपर है, तो यहां पे यूलिप आपको कैपिटल एसेट ट्रीट करना है। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, if you are capable enough to pay high premium then ULIP will be considered as capital asset, उसको सेल करने पे आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। बेसिक चीज क्या दिमाग में रखोगे, अगर जो पर्सन का पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा प्रीमियम पे कर सकता है, साल भर में कोई भी प्रीवियस ईयर में उसने यूलिप का पैसा 2.5 लाख के ऊपर पे किया, मतलब उसको टैक्स लगाना चाहिए, और जब वो यूलिप सेल करेगा उसको कैपिटल एसेट ट्रीट करो और वहां पे कैपिटल गेन लगेगा। करेक्ट। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि उसने 3-4 यूलिप खरीदे हैं और 3-4 यूलिप का एग्रीगेट मिला के प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है, तो भी यहाँ पे उसको टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। सही है, या तो एक उसने कहीं यूलिप निकाला या फिर मल्टीपल पॉलिसीज निकाले, सबका एग्रीगेट प्रीमियम का अगर कोई भी प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख के ऊपर जाता है, वो कैपिटल एसेट ट्रीट करना है, उसके सेल पे आपको लग जाएगा कैपिटल गेन। वेरी सिंपल, दिस इज अमेंडमेंट विच इज एक्चुअली अक्रॉस ऑल दी हेड्स, हर हेड में कहीं ना कहीं यूलिप का कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिडक्शंस में भी आया बहुत जगह, तो ये दिमाग में रखो। राइट, चलो
अच्छा, यहाँ और क्या लिखा है, कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स में नहीं आते? वेरी सिंपल, स्टॉक इन ट्रेड को हम लोग नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बिजनेस के लिए कोई स्टॉक या कंज्यूमेबल ट्रेड या रॉ मटेरियल को अगर आप होल्ड करते हो, उसका अप्रोप्रिएट होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स। सही है। अच्छा, जो भी पर्सनल इफेक्ट्स हैं आपके जो मूव होते हैं, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट नहीं आता है। एग्जाम्पल कार नहीं आएगा। एग्जाम्पल पहनने के जो भी एसेट्स है, कपड़े, ये भी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स है, ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में। बट बच्चों, पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शंस है। गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है जो काफी महंगे हो सकते हैं, उस पर टैक्स छोड़ना नहीं चाहिए, तो इन्होंने एक्सक्लूड किया। यहां से एक्सक्लूड किया मतलब ये जो भी चीजें यहां पे लिखी गई है ये कैपिटल एसेट में आएगा। ज्वेलरी आएगा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आएगा, ड्राइंग, पेंटिंग और स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो ये सारी चीजें अगर आप सेल करते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। सही है, काफी ज्यादा महंगी चीज है, तो ये आपको दिमाग रखना है। अच्छा, ये सेम चीज आपको है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी दिमाग रखना है। अगर ये चीजों को अगर आप गिफ्ट आपको मिलता है कोई कैपिटल एसेट, तो टैक्सेबिलिटी भी होगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज अगेन नॉट अ कैपिटल एसेट, बट अगेन रिमेंबर दिस पॉइंट, एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, वो भी कौन से एरिया में? रूरल एरिया में। इट मींस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल एसेट, बट रूरल इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ठीक है। उसके बाद ये गोल्ड बॉन्ड्स, ये गोल्ड बॉन्ड्स जो बच्चों यहाँ पे ये भी कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से इन्होंने हटा दिया। गोल्ड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, राइट, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड्स के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। गोल्ड बॉन्ड से एक्चुअली वो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट किया जा सकता है, फिजिकल गोल्ड जो है पैसा अटक जाता है, इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। दैट्स व्हाई इसको एक्सक्लूड कर दिया है कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से। अगेन बेसिक चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 45 जो बोलता है whenever there is transfer of capital asset there will be capital gain। ट्रांसफर क्या, मैंने आपको बेसिकली चीजें बताई है। कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, राइट। अच्छा, एफआई के केस में ये सिक्योरिटीज को क्यों उन्होंने कंसीडर कर दिया? एफआई बोल सकते हैं कि हमारे लिए शेयर्स और स्टॉक्स जो है वो अगेन स्टॉक इन ट्रेड है, हमने बिजनेस के लिए होल्ड किया है, फिर भी वो कैपिटल एसेट में आएगा। क्लियरली उन्होंने स्पेसिफाई किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कैपिटल एसेट ही ट्रीट करना है शेयर्स को, इवन इफ दे आर सेइंग दैट दिस इज एट स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड रहा तो भी आपको वो अगेन कैपिटल एसेट में ही ट्रीट करना है, बिकॉज यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है, राइट। अच्छा, अब बच्चों मेन चीज क्या है, ये देखो यहां से आपको बताता हूं। व्हेनेवर देयर इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट देयर विल बी कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन के दो टाइप्स है, या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म। ठीक है। अच्छा, कोई भी गेन लॉन्ग टर्म कब होगा या शॉर्ट टर्म कब होगा, इसके लिए हमें एक चीज चेक करनी होती है। हम लोग क्या चेक करते हैं बताओ? जब भी कोई गेन हम लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जज करते हैं, कैसे हम लोग जज करेंगे? वेरी गुड, पीरियड ऑफ होल्डिंग से। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें हमेशा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि वो एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, करेक्ट। तो एक चेक करते हैं क्विकली, पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन से एसेट के लिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। ओके बच्चों, क्विकली हम लोग ये समरी देखते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग का, और ये समरी से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। ठीक है, जनरल रूल है कि 12 मंथ्स का क्राइटेरिया पकड़ लो शेयर्स या स्टॉक्स के लिए, जहां ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है जल्दी से, करेक्ट। तो वही लिखा है बच्चों, जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स या डिबेंचर्स आप ट्रेड करते हो, सपोज मैंने रिलायंस के शेयर्स परचेस कर लिए, इन्फोसिस के शेयर्स परचेस कर लिए, स्टॉक एक्सचेंज से मैं खरीद रहा हूं, तो यहाँ 12 मंथ का क्राइटेरिया होता है, करेक्ट। या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स। बेसिकली ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हो गए आपके। आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पे भी, तो यहाँ पे अगेन 12 मंथ्स का बेसिस पकड़ना है। 12 महीने से ज्यादा हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, अगर 12 महीने तक या उससे कम अगर आप होल्ड करते हो तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। एग्जैक्ट 12 मंथ्स के लिए क्या है, कोई एसेट मैंने सपोज शेयर्स एग्जैक्ट 12 महीने के लिए होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म ही होगा। 12 महीने से ज्यादा होना चाहिए तब वो लॉन्ग टर्म होगा, राइट। अच्छा, अगर अनलिस्टेड शेयर्स है या लैंड या बिल्डिंग और बोथ यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए 24 मंथ्स का क्राइटेरिया होता है। अनलिस्टेड शेयर्स को अलग क्यों किया है? फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होता है, जितना कम फ्लक्चुएशन उसका टाइम पीरियड थोड़ा इन्होंने बढ़ा दिया है, 24 मंथ्स कर दिया है, करेक्ट। और जो कुछ भी बचे कुछ एसेट्स है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, जो भी बचे कुछ एसेट्स है जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में कवर नहीं हुए, वहां 36 मंथ्स का क्राइटेरिया आपको कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज लिखा है क्वेश्चन में कोई पर्सन ने गोल्ड बेचा है, ज्वेलरी बेची है, पेंटिंग बेची है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन सेल की है, सब इधर आएगा 36 मंथ्स में, क्योंकि ऊपर कहीं पे भी वो कवर नहीं हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड याद रखो, थर्ड ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग नंबर है, यहाँ पे सभी एसेट्स आ जाएंगे, बराबर। अच्छा, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, बच्चों यहाँ सिर्फ अनलिस्टेड शेयर्स आए, तो यहाँ अनलिस्टेड डिबेंचर्स इधर आएगा 36 मंथ्स में, करेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो। मैंने सपोज यूएसए के मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज मैंने एप्पल के शेयर्स परचेज किए, बताओ अब वो किस में आएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? फर्स्ट में नहीं आएगा, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब ये इंडिया के होता है, समझ में आया क्या? वो थर्ड में आएगा। यूएसए के शेयर्स थर्ड कैटेगरी में आएंगे, नॉट इन दी
फर्स्ट कैटेगरी, ये फर्स्ट कैटेगरी में क्या आ रहा है, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है, एनएससी बीएससी पे, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आपको दिमाग में रखना चाहिए, राइट। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन हियर। यहाँ पे यूएस बेस्ड स्टॉक्स आएंगे, अगर मैं कोई इंटरनेशनल में इन्वेस्टर हूं तो ये सब सारे इंडिया के बाहर के शेयर्स इधर आ जाएंगे, थर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे, करेक्ट, राइट। तो बच्चों अभी फिर से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं अगर ट्रांसफर हो गया कैपिटल एसेट का तो लगेगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के दो टाइप्स, या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, सही है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। नाउ अगेन लॉन्ग कैपिटल गेन आप निकाल रहे हो तो उसका पूरा फॉर्मेट चेंज होता है, शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट चेंज होता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस बच्चों, ये तो आपको पता ही रहेगा। सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, हर क्वेश्चन में पहली चीज आपको क्या करनी है, पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालो, उससे समझ में आएगा लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट लगेगा या शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट लगेगा, राइट। सो यहाँ जनरल फॉर्मेट्स ड्रॉ किए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्ट टर्म का क्या फॉर्मेट है, वेरी सिंपल, सेल कंसिडरेशन ले लो, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना अपने एसेट को सेल करके पैसा कमाया है, बराबर, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। व्हाट इज दिस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बहुत बार आप ब्रोकरेज पे कर सकते हो, कुछ कमीशन पे कर सकते हो, तो ये सारे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में आएंगे, करेक्ट। बहुत बार आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, ये सब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में आएंगे, बराबर। अच्छा, नेट सेल कंसिडरेशन ये माइनस होके आता है, इसमें से दो ही चीजें माइनस होती है, फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेकंड इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने कितने रुपए में एसेट को खरीदा है, करेक्ट। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब कुछ एसेट्स को आप इंप्रूव कर सकते हो, कुछ ही एसेट्स में ये इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग परचेस कर लिया और बिल्डिंग पे एक और फ्लोर मैंने कंस्ट्रक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज इंप्रूवमेंट, सही है। अच्छा, कुछ एसेट्स में बिल्कुल होता ही नहीं इंप्रूवमेंट, कैन यू नेम एनी एसेट जहां इंप्रूवमेंट का कुछ स्कोप ही नहीं है। लैंड पे एक बार का हम लोग बोल सकते हैं, लैंड पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, लैंड पे हो सकता है एक बार का इंप्रूवमेंट, शेयर्स पे नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल शेयर्स एक ऐसे एसेट होते हैं जहां पे आप कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो, बराबर। अच्छा, तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। इसमें से कभी कभी एग्जाम्पशन दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। एग्जाम्पशन सारे हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे, 54 सीरीज में एग्जाम्पशन आपको माइनस करने मिलेगा। और ये आगे आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स कैसे लगेगा ये भी अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल है। लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट क्या हो जाएगा बताओ, लॉन्ग टर्म का जब भी हम लोग फॉर्मेट कंसिडर करेंगे, अगेन सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस नेट सेल कंसिडरेशन, यहां तक तो सब कुछ सेम है, नीचे भी सब कुछ सेम ही है एक्चुअली, बट एक मेजर डिफरेंस क्या है, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बल्कि आपको इंडेक्सेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म होने के चक्कर में क्या होगा, आपका कॉस्ट आप माइनस करो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस में वेरिएशन आ जाएगा बिकॉज ऑफ अगेन इन्फ्लेशन, सही है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको माइनस करना है, इसके अलग अलग सिचुएशंस में उसके फॉर्मूलेस चेंज होते हैं, राइट। और आपका आंसर आएगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इधर भी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा और आ जाएगा आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के समय ये देखना होगा कि एसएससी ने एसेट को कब खरीदा है, करेक्ट। अगर 2001 के पहले खरीद रहा है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और 2001 के बाद खरीद रहा है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यू मस्ट रिमेंबर बच्चों, ये तो आपको याद आना चाहिए थोड़ा बहुत। दिस इज अ रिवीजन सेशन, इसमें एक्सपेक्ट मत करना मैं सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको थोड़ा बहुत पता है, राइट। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ऑलरेडी ओरिजिनली कैपिटल गेन थोड़ा बहुत पढ़ा है, ऑब्वियसली, ठीक है। चलो आते हैं, देखते हैं इसके अलग अलग केसेस क्या है, सिचुएशंस हम लोग इसके देखते हैं, करेक्ट। सो बच्चों व्हाट इज द वेरी फर्स्ट सिचुएशन रिटन हियर, पहला सिचुएशन यहां लिखा है, अगर आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है और इंप्रूवमेंट भी निकालना है, ठीक है। सिचुएशन 1, इफ द एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। अभी मैं आपको एक खास चीज बताता हूं, हमें इंडेक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, कैन यू ऑल्सो टेल मी व्हाट इज द बेस ईयर, इंडेक्सेशन का जो टेबल होता है उसमें आपका जो बेस है कौन सा है, 2001-2 का इंडेक्स हमें पता है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 1-100, हमें 1-2 का इंडेक्स पता है जो है 100। अच्छा 100, इसके आगे के इंडेक्सेशन हमारे पास है हर साल के, बट इसके पहले का इंडेक्सेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एसएससी ने 1996 में कोई एसेट खरीदा है फॉर ₹10 लाख, करेक्ट, उसको सेल किया है अपने प्रीवियस ईयर 21-22 में फॉर ₹25 लाख, बराबर। तो ऐसे में क्या करना है बच्चों, ऐसे में हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली एसेट लॉन्ग टर्म है क्या, 96 to 21-22 एसेट इज लॉन्ग टर्म। अब मैं जब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, मेरे पास 1996 का तो इंडेक्सेशन है ही नहीं। तो अब यहां क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो योर फॉर्मूला विल बिकम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज हायर। आपको एफएमवी दिया जाएगा 1/4/2001 का,
2001 का एफएमवी क्यों दे रहे हैं? बिकॉज नीचे इंडेक्स हम लोग 2001 का ले रहे हैं, तो हम लोगों को कंपेरेबल वो नंबर लेना चाहिए, इसलिए यहाँ पे या तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने कितने में खरीदा 1996 में 10 लाख में, या तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर लो 1/4/2001 का, दोनों में से जो हायर है दैट विल बिकम योर न्यूमरेटर, डिवाइड करो 100 से। 100 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि 96 का इंडेक्स नहीं है। सबसे पुराना इंडेक्स अपने पास कौन सा है? 2001-2 का, जो कि बेस ईयर है। 100 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करो इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी कि 21-22 के इंडेक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या है 21-22 का इंडेक्स? आपने सॉल्व किया, हाँ 317। तो ये आपको लर्न हो जाएगा ऑफ कोर्स, बट आपको लर्न करना नहीं है, सच क्वेश्चन में दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं सर इंडेक्सेशन लर्न ही नहीं हो रहा है। अरे लर्न करना ही नहीं है, इंडेक्सेशन का टेबल लर्न नहीं करना है, बहुत कुछ है लर्न करने के लिए, राइट? बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ लर्न करना है, डू नॉट लर्न। कोई लर्न किया है क्या यहाँ से? नहीं ना? ओके, एक दूसरे को देख रहा है इसलिए पूछ रहा हूं। चलो नेक्स्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बच्चों इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। ऑलवेज रिमेंबर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कोई भी केस में 1/4/2001 के बाद का ही मिलेगा। क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंडेक्सेशन आपको कब का मिलेगा? 1/4/2001 के बाद में आपने कुछ भी इंप्रूवमेंट किया है तो ही उसका इंडेक्सेशन आपको लेना है, बराबर। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहां वही लिखा है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइडेड बाय इंडेक्सेशन ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। ये तो रहेगा अपने पास, क्यों रहेगा? क्योंकि 2001 के बाद हर एक साल का अपने पास इंडेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई करो इंडेक्सेशन ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, सो इज इट इजी, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज आपने एसेट को 1/4/2001 के बाद खरीदा है तो ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास 1/4/2001 के बाद हर एक प्रीवियस ईयर का इंडेक्सेशन अवेलेबल होगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपॉन इंडेक्सेशन ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्सेशन ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, बराबर। तो कौन से प्रीवियस ईयर में आपने बेचा है वो देखो, कौन सी ईयर में आपने इसको खरीदा है वो देखो, इंडेक्सेशन आपको दिया जाएगा। इंप्रूवमेंट ऑफ कोर्स ये तो हर जगह सेम ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स 1/4/2001 के बाद का इंप्रूवमेंट चेक कर रहे हैं। ये तो बहुत बेसिक सिचुएशंस है, बट कभी कभी इसमें कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट क्या है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एसेट गिफ्ट किया है, बाद में उसको सेल किया जा रहा है। ए ने बी को एसेट गिफ्ट किया, फिर बी ने उसको बेचा। मतलब क्या इंप्लीकेशन होगा? ए ने बी को पहले गिफ्ट किया, फिर बी ने आगे उसको सेल किया। अगर ए बी को गिफ्ट कर रहा है तो ए के हैंड्स में टैक्सेबिलिटी होगा ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गिफ्ट है तो क्या हो गया? कैपिटल एसेट तो रहेगा, ट्रांसफर नहीं रहेगा, ट्रांसफर नहीं रहेगा, बराबर। गिफ्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। अच्छा, अगर मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया, जिसने मेरे को गिफ्ट दिया कैपिटल एसेट, उसको टैक्स नहीं लगेगा। मैं अगर सेल करूंगा तो लग जाएगा। अच्छा, तो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालू? हर चीज ओरिजिनल ओनर के एंगल से हमें करना होगा, राइट? देखते हम लोग वो भी केस, रुको। सो बच्चों सिचुएशन 3 एक बार देखते हैं, बाकी सारे सिचुएशंस तो काफी सिंपल है, ये वाला हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सिचुएशन 3 में क्या लिखा है? इन केस ऑफ गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। ये तीनों भी किस में आएंगे? ट्रांसफर के डेफिनेशन में आएंगे या नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे। ओके चलो ठीक है बच्चों, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए ने क्या किया? बिल्डिंग खरीदा 1955 में, बहुत पुराना हो गया एसेट ये, बराबर। अच्छा, गिफ्ट किया बी को 1975 में, ठीक है। और इसने बी ने कब बेचा इसको? 2001 में, 2021 में, बराबर। नाउ हियर मी आउट, मिस्टर ए के केस में क्या होगा आप लोग प्लीज बताओ। मिस्टर ए को कभी इस पे कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ए ने बी को गिफ्ट किया है, तो गिफ्ट ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं आता, तो यहाँ कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो ए के हैंड्स में यहाँ कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। ए ने बी को दे दिया 1975 में, ए को कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा, बट बी ने इसको 2021 में सेल कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा प्लीज ध्यान से सुनना। जब भी कोई पर्सन को गिफ्ट मिला है तो ये एक्चुअली ये खुद ओरिजिनल ओनर नहीं है। ये पूरे सिनेरियो में ओरिजिनल ओनर या प्रीवियस ओनर किसको बोलेंगे? ए को बोलेंगे। तो जब बी सेल करेगा तो हमें देखना होगा कि ए ने कब खरीदा था और बी ने उसको बेचा कब है। दैट विल बी योर पीरियड ऑफ होल्डिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर वी मस्ट डू ऑल द कैलकुलेशंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीवियस और ओरिजिनल ओनर। In this case, we have to think it from the point of view of Mr. A. तो यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगा? 1955 से लेके 2021। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म। अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग ये हम लोग इस एंगल से देखते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बी के लिए तो जीरो है, इसको गिफ्ट मिला है, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो लेंगे तो कैपिटल गेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अगेन मिस्टर ए ने कितने रुपए में खरीदा था उसके हिसाब से हम लोग ये सारे कैलकुलेशन लेंगे। अच्छा, मिस्टर ए ने ये क्या 2001 के पहले किया है ऑब्वियसली, तो क्या होगा यहाँ पे? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही वाला फॉर्मूला, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिच इज हायर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका? बी का या ए का? अगेन ए का, क्योंकि बी का तो जीरो है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर।
इंप्रूवमेंट की सेम कहानी है, 2001 के बाद किया है तो ही आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, बराबर, खत्म, वही लिखा है यहाँ पे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, ओरिजिनल ओनर से लेंगे, यानी कि ए से लेंगे, और इंडेक्सेशन भी हम लोग ओरिजिनल ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिंपल है बहुत, राइट। इसके अलग अलग वेरिएशंस आप लोग आराम से कर सकते हो अगर आपको ये बेसिक चीज दिमाग में है तो, राइट, ठीक है बच्चों। इसमें एक अमेंडमेंट आया है, एंड दिस अमेंडमेंट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। दिस अमेंडमेंट एक्चुअली अप्लाइज ओनली टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, पहले एक बेसिक चीज बताता हूं, कभी भी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर होती है ना बच्चों, तो जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बता रहा हूं, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का। दिस डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मूवेबल एसेट्स। सिर्फ इमूवेबल एसेट्स में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होता है, करेक्ट। व्हाट मीनिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, कोई बता दो। अलग से गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, जब भी हम लोग एसेट को रजिस्टर करते हैं तो उसका वैल्यूएशन निकालते हैं और हमसे एक टैक्स वसूल करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, सही है, स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली, राइट। तो अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे एग्जैक्टली इन्होंने अमेंडमेंट क्या किया है। अच्छा बच्चों, व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग, मॉडल में भी मेरे ख्याल से शायद ही रेयरली कोई क्वेश्चन इन्होंने कवर किया है जो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट पे बेस्ड है, तो अभी इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके देखना होगा। देखो आपको ये समझ में आ रहा है क्या अमेंडमेंट क्या है। इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, बिफोर 1/4/2001, सपोज इमेजिन करो किसी ने बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, बिल्डिंग खरीदी है से 1996 में, ओके, बिफोर 1/4/2001, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर इंडेक्सेशन वुड बी, हम लोग इंडेक्सेशन कैसे निकालते हैं बताओ, 1/4/2001 कितना है, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और cost of acquisition divided by 100 into indexation of year of transfer. This is our formula. क्या क्या चेंज कर रहा है ये मैं बता दो। ये बोल रहा है कि कॉस्ट और एफएमवी whichever is higher हम लोग लेते हैं, ये तो अपना जनरल रूल है। यहाँ नीचे क्या लिखा है, however in case of immovable property if stamp duty value as on 1/4/2001 is available, FMV as on 1/4/2001 should not be more than stamp duty value as on 1/4/2001। मतलब फॉर्मूला वैसे ही है, फॉर्मूले में क्या चेंज करे, बोल रहे कि एफएमवी जो है ना ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता है, खत्म। तो आपको ये देखना होगा कि 1/4/2001 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है क्या, अगर दिया है तो उसको एफएमवी को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तक रोको, रेस्ट्रिक्ट करो, सही है। अच्छा यहाँ जल्दी इसको सॉल्व करते, देखो आपको ये समझ रहा है क्या। 92 में प्रॉपर्टी एक्वायर की है, एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख है, एफएमवी उसका 4.5 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3,60,000 है। बताओ दोनों में से हायर हम लोग लेते हैं, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एफएमवी को रोकना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तक, तो क्या हो जाएगा, दिस और 3,60,000 whichever is लेस, दोनों का लेस लेना पड़ेगा, बराबर। दोनों का लेस क्या है, 3,60,000, 3,60,000 एंड 2 लाख whichever is higher, 3,60,000 यहां पे हम लोगों को लेना पड़ेगा, am I right? ठीक है। अच्छा वैसे यहां पे 4,50,000 और 7,60,000 whichever is लेस, लेस क्या है 4,50 एंड 2 लाख whichever is higher, हायर क्या है 4,50,000। Similarly 1,20,000, 1,50,000 whichever is less, 1,20,000, 1,20,000 and 2 lakh whichever is higher, 2 lakh। और लास्ट केस में दिया ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, मतलब उस टाइम पे था ही नहीं उसका कुछ वैल्यूएशन क्या हुआ, तो क्या होगा, इग्नोर करो इसको। अब दोनों में से हायर 4,50,000, सो दिस इज हाउ यू शुड डू इट। इज इट इजी, ये दिमाग में रखो, आ सकता है आपको थोड़ा बहुत ट्विस्ट और टर्न करके वो आपको ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, राइट। सो बच्चों देयर इज दिस अनदर कांसेप्ट कॉल्ड एज एडवांस मनी फोरफिटेड। ये क्या होता है एडवांस मनी फोरफिटेड, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इसको तो ये समझ में आएगा आपको, राइट। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर केस, केस नंबर 1। अच्छा पहले एडवांस फोरफिटेड क्या है, थोड़ा आपको बेसिक आइडिया देता हूं बच्चों। इमेजिन करो मैं मेरी जगह किसी को बेचने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बहुत बार क्या होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में, जब हम लोग कोई लैंड या बिल्डिंग कोई चीज सेल करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, बहुत बार ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अगर सेलर हूं, मेरे को सामने वाले पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ठीक है, मैं सामने वाले पर्सन को क्या बोलता हूं, एक काम कर, अगर तेरे को मेरी जगह खरीदनी है कुछ मेरे को एडवांस डिपॉजिट कर। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, केस को अच्छे से समझने की कोशिश करो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे को बिल्डिंग बेचनी है, अगर मैं बिल्डिंग सेल करने की कोशिश करूंगा, मेरे को सामने वाले बायर पे भरोसा ही नहीं है, उसको मैं बोलूंगा तो एडवांस मेरे पास पैसे जमा कर, दिस इज कॉल्ड एज एडवांस मनी, ठीक है। अच्छा एडवांस मनी हम लोग क्यों लेते हैं, एज सिक्योरिटी, सिंपल रीजन है, ठीक है। अच्छा कल को उसने मैंने उसको बोला कि मैं ये बिल्डिंग बेचूंगा तेरे को 50 लाख में, सुन लो,
केस फिर से बता रहा हूं, मैं किसी को 50 लाख रुपए में मेरी बिल्डिंग सेल करना चाहता हूं, पर उसको मैं कंडीशन रखता हूं, तू मेरे को अभी 5 लाख दे दे। 5 लाख मैं उससे पहले ही मांग रहा हूं, ये है एडवांस मनी, दिस इज कॉल्ड एज एडवांस मनी। क्यों मांगा मैंने एडवांस मनी? क्योंकि उसमें भरोसा नहीं है, कल को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा तो। और बहुत बार हम लोग देखते हैं इमोरल प्रॉपर्टी के केसेस में बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट टूटते हैं, क्योंकि काफी बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, बराबर। अच्छा, 5 लाख मैंने ले लिया उससे, कुछ दिन के बाद वो मेरे को बोलता है अरे वो मेरे को प्रॉपर्टी आपकी खरीदने में अब इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? अच्छा, वो अगर मना कर रहा है, मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं इज ही ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट? यस, इफ इज ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट देन व्हाट आई विल डू इज आई विल नाउ रिटर्न दैट 5 लाख, वो अब मैं अटका दूंगा, मैं दूंगा नहीं उसको। इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस मनी फॉरफिटेड। क्या बोलते हैं? एडवांस मनी फॉरफिटेड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एडवांस मनी फॉरफिटेड जो है, गवर्नमेंट बोलेगी आपको 5 लाख तो मिल गए, आपने एसेट तो बेचा नहीं है, तो यहां पे कैपिटल गेन तो लग नहीं सकता। कैपिटल गेन नहीं लग सकता, क्यों? कैपिटल गेन कब लगता है? शुरुआत का अपना पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, यहां ट्रांसफर हुआ ही नहीं है क्योंकि सामने वाले ने मना कर दिया खरीदने से। तो जो मेरे को 5 लाख मिल गए, गवर्नमेंट बोल रही अब इस पे टैक्स भरो, मैं बोलूंगा सर कैपिटल गेन तो नहीं लग रहा है। तो गवर्नमेंट पहले क्या बोलती थी पता है? गवर्नमेंट पहले बोलती थी जब भी आप ये एसेट बेचोगे तो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से ये 5 लाख हम लोग माइनस कर देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले का प्रोविजन क्या था? जब भी आप ये एसेट सेल करोगे तो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस किया जाएगा जो भी आपने एडवांस पहले फोरफिट कर दिया है, राइट। अच्छा, बट ये प्रोविजन को इन्होंने चेंज कर दिया 1/4/2014 के बाद में बच्चों, ये प्रोविजन पूरी तरीके से चेंज हो गया। 2014 के बाद ये प्रोविजन क्या हो गया? एनीवन हु कैन टेल मी, बताओ क्या प्रोविजन? अभी 2014 के बाद अगर मैंने एडवांस फोरफिट कर लिया है, क्या होगा? वो डायरेक्टली आपका इनकम ट्रीट किया जाएगा। कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसको क्लियर इनकम मान लो। सो ये चेंज हो गया। इससे क्या फायदा गवर्नमेंट को? अभी देखो ना, इमेजिन करो मैंने पहले एडवांस फोरफिट कर लिया है और मैं 10 साल के बाद वो एसेट को सेल कर रहा हूं, गवर्नमेंट को 10 साल के बाद उसको टैक्स मिल रहा है। अब क्या फायदा? गवर्नमेंट बोल रही है ऐसा नहीं चलेगा, आपने इस साल एडवांस फोरफिट कर लिया, दिस इज योर इनकम अंडर विच हेड? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जिस साल का उस साल में गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। सही है? तो देखो यहां पर हम लोग देखते हैं, इसको अच्छे से केयरफुल रहना बच्चों, क्या बता रहा हूं, ठीक है? ओके, नाउ मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिल्डिंग बेचने की कोशिश की है, ठीक है, बट ये बिका नहीं, एडवांस उसने जमा कर लिया था 2 लाख रुपए का। अच्छा, यहां पे कैपिटल गेन क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये एक्चुअली सेल हुआ ही नहीं है, राइट। डी ने मना कर दिया, बट डी ने इस ए को कितना एडवांस देता है? 2 लाख का, ठीक है। अच्छा, ए बाद में क्या करता है? ए बाद में सी को गिफ्ट करता है, ए बाद में सी को गिफ्ट कर रहा है, गिफ्ट कैपिटल गेन नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, सी के पास आ गया, सी वापस डी को सेल करने की कोशिश करता है, यहां पे भी कैपिटल गेन नहीं लग रहा है क्योंकि डी ने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, बट डी से पहले सी ने 4 लाख रुपए एडवांस ले लिया था। बाद में अल्टीमेटली सी किसको सेल करता है? ई को। इधर कैपिटल नहीं लगेगा। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गए। आपको मेन क्रक्स क्या दिमाग में रखना है, यहां लिखा है इन दिस केस एज द अमाउंट फोरफिटेड बाय सी। सी कहां है? ये यहां पे, ठीक है। अच्छा, इज डन ऑन और आफ्टर 1/4/2014, दिस इज द मेन डेट। 1/4/2014 के बाद प्रोविजन चेंज हो गया। क्या होगा बच्चों? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 1/4/2014 के पहले क्या है, तो सपोज यहाँ पे 2015 की जगह मैं 2013 लिखता हूं, क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से ये लेस होगा। सो ये नेक्स्ट केस में एक्चुअली लिखा है, बराबर। ये केस नंबर 2 में लिखा है बच्चों। केस 2 में अगेन यहाँ पे 2013 लिखा है, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से हमें माइनस करना होगा जो भी एडवांस फोरफिट किया गया है। अच्छा, प्रीवियस ओनर ने क्या फोरफिट किया है उसका हमारे पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है क्योंकि वो पैसा हमें नहीं मिला है। हमने क्या किया? अपने असेस ने क्या किया वो हमें देखना पड़ेगा। तो दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए हम लोगों ने, थोड़ा आपको ध्यान से इसको देखना होगा, राइट। जब भी एडवांस फोरफिटेड का क्वेश्चन आया, व्हाट विल यू ऑब्जर्व केयरफुली? डेट कौन से प्रीवियस ईयर में आ रहा है, वो 2014 के बाद हुआ है या बाद में उसके पहले हुआ है, और उसकी वजह से अपना आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, राइट। चलो ओके बच्चों, अभी कुछ केसेस हम लोग चेक करते हैं। पहले हम लोग चेक करेंगे कि डेप्रिसिएबल एसेट अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप उसका कैसे निकालोगे कैपिटल गेन। इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। सुन लो, अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूं, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने जिससे आपको एक आइडिया आएगा डेप्रिसिएबल एसेट्स पे कब निकलेगा कैपिटल गेन, राइट। अच्छा, पहले तो एक चीज होती है कि जब भी आपको डेप्रिसिएबल एसेट पे निकालना है कैपिटल गेन, डेप्रिसिएबल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, ये बेसिक चीजें बता रहा हूं, ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये पता है क्योंकि कुछ पॉइंट्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स से हम लोग ये लिंक करते हैं, बराबर।
क्विकली बता दो, डेप्रिसिएबल एसेट्स पे जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, व्हाट इज द मेथड दैट वी फॉलो, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी? नाइदर ऑफ दीज। क्यों? एक नया यूनिक मेथड है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड। कौन सा मेथड? हाँ, ये भूलना नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे कौन सा है यार, एसएलएम या डब्ल्यू, कोई नहीं है, ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड है। क्या है ना? ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट? हमें ब्लॉक्स बनाना होता है, और ब्लॉक्स हम लोग कैसे बनाते हैं, जितने अलग अलग वैरायटी की परसेंटेजेस दिए उसके अलग अलग ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत बार ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का एसेट है, उसका एक अलग सेपरेट ब्लॉक बनता है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का अलग ब्लॉक बनेगा, बिल्डिंग का अलग ब्लॉक बनेगा, जितने डिफरेंट एसेट्स उतने डिफरेंट ब्लॉक्स बनते हैं। हम लोग ब्लॉक के हिसाब से पूरा डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सपोज 4 प्लांटिंग मशीनरी है, तो वो चारों एक ही ब्लॉक में आएंगे, चारों का मिला के इकट्ठा हमें डेप्रिसिएशन निकालना होता है। राइट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, अगर आप डेप्रिसिएबल एसेट को सेल करते हो, कैपिटल गेन हम लोग पढ़ रहे, कैपिटल गेन कब निकालना है? एनीवन हु कैन टेल मी? डेप्रिसिएबल एसेट का क्वेश्चन आ गया तो आप कैपिटल गेन कब निकालोगे? व्हेन? कब निकालना है? आपको सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस करके चेक करना होगा कि डेप्रिसिएशन 0 आ रहा है क्या। अच्छा, कैन यू टेल मी डेप्रिसिएशन 0 कब आएगा? When sale consideration is greater than opening WDV plus additions. So this is the first case जहां पे आपका depreciation 0 आएगा, बराबर। depreciation आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकेंड केस जहां पे आपका depreciation 0 है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं बचा है ब्लॉक का। इफ देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लॉक, फिजिकल एग्जिस्टेंस अगर नहीं है ब्लॉक का, तो डेप्रिसिएशन 0 हो जाएगा। कंफर्म करो, पहला स्टेप ये है कि दो में से कोई सिचुएशन है क्या। अगर आपका डेप्रिसिएशन 0 आता है, नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड कैलकुलेट द कैपिटल गेन। हाउ डू यू कैलकुलेट कैपिटल गेन हियर? वेरी इंटरेस्टिंग। इधर पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालो ही मत। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि ब्लॉक के हिसाब से सब कुछ होता है, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना, सही है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं निकालना है। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं निकाल रहे तो समझ में कैसे आएगा गेन शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? लॉ ने अज्यूम कर लिया है द गेन इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। ये यहां से बताता हूं, देखो यहां क्या लिखा है, ठीक है। अगर कैपिटल गेन आपको कब निकालना है? ऑन द लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इफ डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट इज 0 और देयर इज नो फिजिकल एक्जिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक इन द प्रीवियस ईयर। मतलब दोनों भी केसेस में क्या हो रहा है, आपका डेप्रिसिएशन 0 हो गया। अगर दोनों में से कुछ भी होता है, अब निकालो कैपिटल गेन। कैसे निकालोगे? अगेन ये आपका गेन हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो सेल कंसिडरेशन ले लो, लेस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ओपनिंग और एडिशन आ जाएगा, लेस करो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर एंड दिस इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इंडेक्सेशन क्यों नहीं निकाल रहे? शॉर्ट टर्म है। और एक रीजन, 3-4 एसेट्स बेच दिए, अब क्या करूं? सभी एसेट का अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम होगा जब मैंने उसको खरीदा है। इंडेक्सेशन कौन सी ईयर का माइनस करूं, समझ में नहीं आएगा। पूरा ब्लॉक का खेल है यहाँ पे, इसलिए हम लोग निकाल ही नहीं सकते इंडेक्सेशन। एंड दैट इज रीजन ये बोल रहा है शॉर्ट टर्म है भाई, माइनस कर दो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डायरेक्टली आंसर निकालो, खत्म। करेक्ट? सो दिस इज हाउ यू शुड डू इट बच्चों। तो ये हमेशा रखो दिमाग में, इस तरीके से इसका पूरा कैलकुलेशन होता है। ये है डेप्रिसिएबल एसेट का कैपिटल गेन निकालने का सिंपल सा तरीका। ओके बच्चों, एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इनफैक्ट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको ये रियलाइज हो गया रहेगा अब तक तो कि ये 50C बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 50C का सेम रेफरेंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी आता है, बराबर है क्या? और पूरा सेम वही लैंग्वेज है, कॉपी पेस्ट वैसे ही चल रहा है वो। बट इसको केयरफुली अच्छे से सुन लो, मैं अभी आपको जो भी बता रहा हूं बच्चों। अभी देखो यहाँ पे ये 50C सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा? इट्स वेरी सिंपल, जब भी आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करोगे तब आपको 50C लग जाएगा, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस करके बताया कि जब भी आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो आप नॉर्मली उसका रजिस्ट्रेशन करते हो, बराबर, ठीक है। अच्छा, अब जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो खास चीज क्या होगी? गवर्नमेंट बोलती है हमारे हिसाब से हमने इसको वैल्यू किया है और उसको हम लोग बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, ठीक है। हर इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होता ही है, बराबर। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम सेइंग, ठीक है। सपोज मिस्टर ए ने क्या किया, अपना बिल्डिंग जो है ये बेचा बी को। इसने बी को बिल्डिंग सेल किया है ओनली फॉर ₹10 लाख, 10 लाख में सेल किया है। इसको बी से कितना है, मतलब 10 लाख किया है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इतना एक्चुअली इसको मिला है। बट गवर्नमेंट बोलती है हमारे हिसाब से तो इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 20 लाख है। इसका मीनिंग क्या है?
इसका मीनिंग ये है, गवर्नमेंट बोलती है तूने कम लिया है 20 से, तेरी गलती है, हमारे हिसाब से तो 20 लाख मिलना चाहिए, हमारे हिसाब से फेयर इसका वैल्यूएशन 20 लाख होता है, हम इसके हिसाब से आपको स्टैंप ड्यूटी मांगेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता है, भले एक्चुअली उसको 10 लाख ही मिला है, गवर्नमेंट का हिस्सा बोलता है 20 लाख, दोनों में से जो हायर है ना वो बन जाएगा अपना सेल कंसिडरेशन। सही है। अच्छा, मिनिस्टर गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, अरे सर मेरे को एक्चुअली 10 लाख ही मिले, आप 20 लाख पे टैक्स लगा रहे हो। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, तूने कम लिया, तेरी गलती है, इट इज योर फॉल्ट, यू मस्ट हैव कलेक्टेड 20 लाख, क्योंकि हमारे हिसाब से बिल्डिंग की वैल्यूएशन तो 20 लाख है। करेक्ट। तो जनरल रूल क्या है, जब भी कोई एसेट हम लोग सेल करेंगे 50C बोलता है जितना आपको एक्चुअली मिला है उतना, या फिर जितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है उतना, दोनों में से जो हायर है वो लिया जाएगा। सही है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एक्चुअल अमाउंट रिसीव में और गवर्नमेंट के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में कुछ खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, सपोज 10% तक का ही डिफरेंस है, तो गवर्नमेंट वहां पे हमारे एक्चुअल अमाउंट को कंसिडर कर लेगी, मान लेगी। ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर सपोज इमेजिन करो गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन निकल के आता है से 10,10,000, 10,10,000। अच्छा बच्चों क्या करोगे, ये 10 लाख का 110% करो, कितना आ रहा है, 11 लाख। ठीक है। अच्छा, पर यहां पे गवर्नमेंट का वैल्यूएशन कितना है, 10,10,000। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड में से और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में ज्यादा फर्क नहीं है, 110% हम लोग निकालते तो 11 लाख आते हैं, 11 लाख से काफी कम है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपना एक्चुअल वैल्यूएशन में बहुत हल्का सा फर्क है, बट एक्चुअल वैल्यू कम है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है आपका अमाउंट हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, हम 10% का अमाउंट टॉलरेट करने को रेडी है। दिस इज द लॉजिक, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, दिस मस्ट बी समथिंग जो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी आप इसका कैलकुलेशन कर रहे हो। तो करेक्ट, सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए 50C से रिलेटेड। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों, अगर सपोज इमेजिन करो मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने सपोज बोला 20 लाख है, 20 लाख क्या करोगे भैया, ये 11 लाख तक गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकती थी, अगर आपका अमाउंट 11 लाख तक है तो आपके अमाउंट को मान लेती थी, बट ये बहुत ज्यादा हो गया। अब क्या होगा, अब गवर्नमेंट का वैल्यूएशन में लेना पड़ेगा 20 लाख का। हो सकता है कि एसएससी इसको अपोज कर रहा है, एसएससी इसको अपोज कर रहा है, अपोज करके कहां जा सकता है, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, असेसिंग ऑफिसर को बोल रहा है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास लेके जाओ केस को। जब भी वैल्यूएशन ऑफिसर के पास हम लोग जाते हैं, अगर वो वैल्यूएशन ऑफिसर अमाउंट को कम करता है तो अपना फायदा है, अमाउंट को बढ़ाता है तो उसके अमाउंट को इग्नोर करो। वैल्यूएशन ऑफिसर अपना दोस्त है, उसने अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से ज्यादा वैल्यू किया, सपोज वैल्यूएशन ऑफिसर बोल रहा है अरे 20 नहीं 25 लाख है इसका अमाउंट, क्या करना है, ओके बाय बाय टाटा कर दो, उसको इग्नोर करो ये वैल्यू को, 20 लाख और 10 लाख दोनों में से हायर ले लो। बट वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है मेरे हिसाब से 15 लाख वैल्यूएशन आ रहा है, तो 15 लाख ले लो क्योंकि अपना फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो 20 लाख है, 15 लाख के हिसाब से हम लोग कंपेयर करके 15 लाख के हिसाब से हम लोग टैक्स पे करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 50C, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखो। ठीक है, 10% का टॉलरेंस लिमिट आपको हमेशा चेक करना है, बराबर। ओके बच्चों, देयर इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, स्टॉक इन ट्रेड वाला, ये भी थोड़ा बता देता हूं आपको, सभी लोग ध्यान दो। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो थोड़ा फोकस करो क्या बता रहा हूं। बहुत बार क्या होता है, एसएससी क्या करता है, अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है कि कोई एसएससी के पास से गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड क्या है, कैपिटल एसेट होता है क्या, अच्छा पहनने का गोल्ड है तो वो तो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है ना, उसके एक्सेप्शन में आता है ज्वेलरी, करेक्ट। सो ज्वेलरी, गोल्ड, ये सब कुछ जो है, ऑर्नामेंट्स जो है, ये सब आपके कैपिटल एसेट में ही आता है। नाउ अंडरस्टैंड, एसएससी क्या बोलता है, एसएससी बोल रहा है कि सर मैंने गोल्ड को खरीदा था 1995 में और मैंने इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया 2007 में। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि कोई पर्सन बोल रहा है कि उसका खुद का सोने चांदी का बिजनेस है, उसका ज्वेलरी शॉप है, तो उसने क्या किया, घर के सोने को अपने शॉप में रख दिया। अगर घर का सोना और शॉप में रखता है, इट मींस इज एक्चुअली कन्वर्टिंग हिज कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, वो बिजनेस का स्टॉक बन गया, बराबर। 2007 में हुआ है, उसने क्या किया, बिजनेस के स्टॉक को बेचा है 2021 में, सपोज। सो दिस इज द केस। गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऐसा नहीं चलेगा कि आप घर के एसेट को बिजनेस के एसेट में रख रहे हो तो हम लोग कैपिटल गेन आपको माफ कर देंगे। इवन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर है, आपको यहाँ पे कैपिटल गेन लग जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट बोलेगी पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालो, बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां निकालेंगे, कन्वर्जन इज ट्रांसफर, कन्वर्जन इज ट्रांसफर, रिमेंबर दिस बेसिक रूल, कन्वर्जन हो गया वो ट्रांसफर है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां निकलेगा, 1995 से
2007 ही होगा, क्योंकि वहीं पे आपका कन्वर्जन हो गया, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, अच्छा मतलब 2007 में ही गवर्नमेंट बोल रही निकाल बेटा टैक्स का पैसा, ये गलत होगा, बट क्यों 2007 में इससे टैक्स मांगना गलत क्यों होगा? पैसा ही नहीं आया है सर, सेल करूंगा तो पैसा आएगा, मैंने घर का एसेट सिर्फ दुकान में रखा है, पैसा कहां से आएगा? पैसा तब आएगा जब एक्चुअली इसको बेचा है। तो ये बेचा कब इसने 2021 में सेल किया है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इट्स वेरी सिंपल, आपको 95 से 2007 तक पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसीडर करके पूरा टैक्स निकाल के रखना है। टैक्स का एक्चुअली पेमेंट करेगा कब? 2021 में, दैट्स इट। एक चीज और, जब ये स्टॉक को अगर ये सेल करेगा ना, देखो ये यहां से लेके यहां तक हम लोग कौन से हेड में लगा रहे हैं? कैपिटल गेन, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक हम लोग लगाएंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्यों? बिजनेस के स्टॉक को सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली बिजनेस इनकम होगा। डबल डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको अवॉइड किया है। कैसे अवॉइड किया है? गवर्नमेंट बोलती है 2007 में आपको क्या करना है, इसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के रखो, और इसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो आप एज योर सेल कंसिडरेशन। इज इट इजी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप 2007 में ही निकाल के रखोगे। क्या निकाल के रखोगे? आपका पूरा कैपिटल गेन 2007 में कैपिटल गेन निकलेगा। अच्छा प्लीज हेल्प मी आउट यहां पे बच्चों, ये अगर सपोज 2000 इसने गोल्ड को परचेज किया था सपोज से फॉर 10 लाख, ठीक है, और इसका फेयर मार्केट वैल्यू 2007 में से 80 लाख, 80 लाख, करेक्ट? बताओ आप कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलो, कहां से कहां तक? 95 से 2007, वेरी गुड। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म है, ओके। उसके बाद क्या करोगे? सेल कंसिडरेशन। 2007 में पता ही नहीं कितने में बेचा है, 2007 का सेल कंसिडरेशन कैसे निकालोगे? फेयर मार्केट वैल्यू निकालो, फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा, करेक्ट? फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 80 लाख, 80 लाख ले लिया, फेयर मार्केट वैल्यू एज सेल कंसिडरेशन। लेस क्या करोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। प्लीज टेल मी इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालोगे? फेयर मार्केट वैल्यू 14/2001 नहीं दिया है, सपोज नहीं दिया है, क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 10 लाख। डिवाइड किससे करोगे? 100 से, क्योंकि अपना सबसे पुराना इंडेक्स वही है, इनटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। नाउ ट्रांसफर आपने कब किया है? 2007 में, क्योंकि कन्वर्जन 2007 में हुआ है। प्लीज 2021 का इंडेक्स मत चिपकाना यहां पे, जो एक्चुअली हमें आदत होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 317 से, विच इज रॉन्ग। 2021 का इंडेक्स लेना ही नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी विल बी नोइंग कि 2007 में हमारा कितना आ रहा है कैपिटल गेन, उसको डिले कर रहे हैं हम लोग। कौन से प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा? 21-22 में, जब उसको एक्चुअली सेल किया है। सो दिस इज हाउ यू शुड डू इट। वही लिखा है आपने, सब पूरा एक्सप्लेनेशन भी वही लिखा है, इजी है, करेक्ट? तो ये भी केस मैंने आपको क्विकली बताया, करेक्ट? ओके बच्चों, नेक्स्ट केस इज कंपल्सरी एक्विजिशन वाला, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बताता हूं क्विकली आपको कंपल्सरी एक्विजिशन में एग्जैक्टली क्या होता है, बराबर? नाउ प्लीज कंसिडर दिस एग्जाम्पल, आप लोग यहीं से ट्राई करके बताना मेरे को क्या क्या होगा। मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, इसका बोलना है 2003 में इसने कोई बिल्डिंग परचेज किया था, 2003 में इसने कोई बिल्डिंग परचेज किया था फॉर ₹10 लाख, करेक्ट? एग्जाम्पल पे पूरा ध्यान दो सभी लोग, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है जो भी मैं पूछूंगा। ए ने 2003 में बिल्डिंग खरीदा 10 लाख में, राइट? अच्छा क्या होता है? 2007 में गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और उसके बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्वायर कर रही है, गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने 2007 में कर दिया कंपल्सरी एक्विजिशन, ठीक है? गवर्नमेंट ने क्या बोला? इसका हम आपको अमाउंट देंगे 20 लाख। कितना देंगे? 20 लाख। तो गवर्नमेंट एग्री होगी कि 20 लाख पे करेगी। बट प्रॉब्लम क्या है? पता है सबको गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? ये 20 लाख रुक रुक के दिया। सबसे पहले 20 लाख में गवर्नमेंट ने इसको पे किया 2021-22 में, इतना लेट पहली बार अमाउंट दिया है 5 लाख, ठीक है? उसके बाद 2022-23 में बैलेंस अमाउंट दिया है 15 लाख का, सपोज। सो दिस इज द केस, दिस इज अ सिंपल केस। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? पहले तो ये बताओ, अगर गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती ले लेती है, इज इट अ केस ऑफ ट्रांसफर? यस, ट्रांसफर है तो क्या लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा। अच्छा बताओ, तो यहां पे आप पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लोगे? जब खरीदा और जब ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर मतलब गवर्नमेंट ने लिया, मतलब 2003 से 2007, दिस इज योर पीरियड ऑफ होल्डिंग। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म। उसके बाद क्या करोगे अब यहां पे गवर्नमेंट बोलेगी कि 2007 में ही हो गया यहाँ पे कंपल्सरी एक्विजिशन, 2007 में निकाल पूरा टैक्स का पैसा। गवर्नमेंट को क्या बोलेगा? अरे सर क्या मजाक चल रहा है, मेरी जगह जबरदस्ती ले ली 2007 में, प्लस आप मेरे को अमाउंट कितना दे रहे हो ये भी आप डिसाइड कर रहे हो, मेरे को पैसा दिया ही नहीं, पहले टैक्स का पैसा मांग रहे हो।
शर्म आना चाहिए आपको, ये गवर्नमेंट को बोल रहा है। बताओ क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट विल यू डू? जब पहली बार आपको कुछ अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, पहली बार, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, 2 बार मिला है पैसा, 2021-22 में, 2022-23 में, बट पहली बार कब मिला है? 21-22 में। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? 21-22 में ये टैक्सेबल करो। क्यों? क्योंकि तब फर्स्ट टाइम पैसा मिला है। तो अभी यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपको यहां पे 21-22 में टैक्सेबल करना है। सो नाउ कैन यू टेल मी, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगा? फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? ये यहां तक ही होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग, 3 से 7, सिर्फ उसका टैक्सेबिलिटी हम लोग 21-22 में कर रहे हैं, बराबर? ठीक है। अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी, अभी मैं यहां पे कैसे निकालूं इसका टैक्स? सेल कंसिडरेशन क्या होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग तो आपने बताया 3 से 7, सेल कंसिडरेशन क्या लो? 20 लाख पूरा लेना पड़ेगा, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, फिर आएगा आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख डिवाइडेड बाय इंडेक्सेशन ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन 34 इनटू इंडेक्सेशन ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या लोगे? 21-22 लेना है, 780 लेना है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी बच्चों, यहां पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा और तभी आपका आंसर सही आएगा, बराबर? तो 2007-8 का आपको इंडेक्स लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे खास क्या है, 2022-23 में क्या होगा? यहां पे कुछ टैक्सेबल होगा क्या 22-23 में? नहीं। क्यों? पूरा तो यहां पर हम लोगों ने टैक्स लगा लिया 20 लाख के हिसाब से, यहां वापस कुछ नहीं होगा। अच्छा, नाउ आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ माइंड। ऐसा हो सकता है क्या कि गवर्नमेंट ने जो हमें अमाउंट दिया है वो हमें बहुत चिल्लर लग रहा है और हम लोग उसको अपोज कर रहे हैं, और हम लोग उसको अपोज करके कोर्ट में जा रहे हैं, और कोर्ट ने हमारा कहा सुना, और यहां पे कोर्ट ने हमारा अमाउंट और इंक्रीज कर दिया। कैन दिस हैपन? सपोज इमेजिन करो, कोर्ट के पास हम लोग जाते हैं 2025 में, और कोर्ट बोलती है कि ये 20 लाख बहुत कम है, यू हैव टू पे 10 लाख मोर, और 10 लाख दो। तो 10 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे? एनहांस्ड कंपनसेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनहांस्ड कंपनसेशन? एक्स्ट्रा और मिल रहा है। अच्छा, ये एनहांस्ड कंपनसेशन पे भी टैक्स लगेगा? यस। रूल क्या है इसका, कब टैक्सेबल होगा? इन द ईयर ऑफ रिसीट, जब मिला तब टैक्सेबल होगा, सिंपल। इसमें से वापस मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्शन माइनस करूंगा ना, मतलब प्रॉपर्टी एक बार, 2-3 बार पैसे रुक रुक के मिल रहे, तो 2-3 बार मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्शन माइनस करूंगा, गलत होगा। सिर्फ एक ही चीज माइनस कर सकते हैं क्या? एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने किए हैं, लिटिगेशन एक्सपेंसेस हो सकता है, एडवोकेट का फीस हो सकता है, उतना ही माइनस करो। अच्छा, एक और खास चीज, गवर्नमेंट कभी कभी हमें डिले करती है पैसा देने में, तो उसमें इंटरेस्ट भी देती है, दैट इंटरेस्ट इज अगेन टैक्सेबल, बट योर हेड विल चेंज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें भी 50% माफ होता है। उसमें भी कितना परसेंट माफ होता है? 50%। इफ यू रिमेंबर अ डिस्कशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यू विल बी एबल टू रिकॉल दिस, कि जो भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो सेक्शन 57 की वजह से हमें 50% माइनस होता है और बैलेंस अमाउंट ही टैक्सेबल होता है, करेक्ट? सपोज 2 लाख का इंटरेस्ट मिल गया तो 1 लाख ही टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पूरा पॉइंट मैंने आपको बताया अभी, कौन सा? कंपल्सरी एक्विजिशन का, राइट? अच्छा बच्चों, और यहां पे क्या आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, देयर आर फ्यू केसेस जहां पे लॉन्ग टर्म एसेट है फिर भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। कौन से ऐसे एसेट्स हैं या कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको बिल्कुल इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा? एक तो हमने ऑलरेडी किया है, डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं मिलता है इंडेक्सेशन। क्यों नहीं मिलता है? शॉर्ट टर्म अज्यूम कर रहे हैं, वहां पे अलग अलग एसेट्स होते हैं, निकालना बहुत मुश्किल होता है, सो आपको इंडेक्सेशन वहां मिलेगा ही नहीं डेप्रिसिएबल एसेट पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे भी नहीं मिलता है, तो पता ही ऑलरेडी, सिर्फ लॉन्ग टर्म में मिलता है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ एक चीज और खास है जो आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स अदर देन इंडेक्स बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा मेंटल अवेयरनेस रखो, क्वेश्चन में डिबेंचर दिख गया या बॉन्ड दिख गया तो दिमाग में बत्ती जलना चाहिए। क्या दिमाग में आना चाहिए कि बच्चों यहां पे इस पे हमें नहीं लेना है इंडेक्सेशन, इवन इफ द एसेट इज लॉन्ग टर्म। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स नहीं मिलता है इंडेक्सेशन, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट यहां बोनस बता रहा हूं, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट सुन लो अच्छे से। अगर आपने शेयर्स खरीदे, ध्यान से सुनना, अगर आपने शेयर्स खरीदे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, कहां से? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है, तो उधर भी आप जब उसको सेल करते हो उधर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। बच्चों इमेजिन करो कि मैंने आज से 1.5 साल पहले रिलायंस के शेयर्स परचेस किए। कितने साल पहले? 1.5 साल। 1.5 साल बोलने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए?
मोर देन 12 months मतलब क्या हो गया ये लॉन्ग टर्म। मैंने 1.5 साल पहले रिलायंस के शेयर्स परचेज किए थे से फॉर ₹1,000, ठीक है, और मैं आज उसको बेचता हूं फॉर ₹2,000, और मैंने टोटल क्वांटिटी जो खरीद के सेल की वो है से 500 शेयर्स। बताओ क्या होगा मेरा टोटल गेन, बताओ कितना होगा, मेरा फायदा कितना। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, इंडेक्सेशन माइनस करोगे क्या, नहीं करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको इंडेक्सेशन नहीं माइनस करना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको दे रही है। मतलब लॉन्ग कैपिटल गेन जहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी एसटीडी पे किया होगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। आपको कुछ याद आ रहा है इस पर टैक्सेशन का रेट बताओ? इट इज 10%, बट आफ्टर एग्जामिशन ऑफ 1 लाख। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, इंडेक्सेशन भूल जा भाई, इंडेक्सेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। 2000 माइनस 1000 कितना हो गया, 1000 का गेन पर शेयर इंटू 500 शेयर, मतलब टोटल गेन 5 लाख का। 5 लाख का टैक्सेबिलिटी कैसे होगा, 1 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म है। और बच्चे कुछ 4 लाख तक को 10% के हिसाब से टैक्स पे करना है। इज इट इजी? राइट, रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। अगर आप चाहते तो ये लिख भी सकते हो यहाँ पे, शेयर्स में भी नहीं मिलता है अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो, जिसपे एसटीडी पे किया है तो। लिख लो यहाँ पे ये लिस्ट में। चलो राइट बच्चों, अगर ये नोट कर लिया आप लोगों ने तो बताता हूं और क्या यहाँ लिखा है। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। शेयर्स और डिबेंचर्स एक्वायर्ड बाय नॉन रेसिडेंट। बच्चों जो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं ना, वो अगर सपोज उनके देश से पैसा इंडिया में लाते हैं और वो पैसा कन्वर्ट करके फिर अगर शेयर से डिबेंचर्स खरीद रहे हैं तो उनका पूरा कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज होता है। लेट मी डू दिस इन डिटेल, फिर से बता रहा हूं, ये देखो यहाँ लिखा भी है, मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूं। शेयर्स और डिबेंचर्स एक्वायर्ड बाय नॉन रेसिडेंट, क्या लिखा है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स बाय नॉन रेसिडेंट। कंडीशंस है उसके कुछ, पढ़ते हैं हम लोग एग्जैक्टली, आपको याद रहेगा। देखो असिसी नॉन रेसिडेंट है, उसने शेयर से डिबेंचर्स खरीदे हैं इंडियन कंपनी के बाय रेमिटेंस आउट ऑफ फॉरेन करेंसी। एक्सप्लेन दिस, रेमिटेंस आउट ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब उसके पास डॉलर्स थे, डॉलर्स इंडिया में भेजे, उसको कन्वर्ट किया रूपी में, उससे शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे। राइट ठीक है, और क्या लिखा है, एसेट चाहे शॉर्ट टर्म रहो या लॉन्ग टर्म रहो। बच्चों ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, हमें पूरा का पूरा आंसर जो है वो डॉलर में निकालना होगा। किस में निकालना होगा, डॉलर में निकाल। अगर सपोज डॉलर का उसने क्वेश्चन बनाया है तो डॉलर में पूरा आंसर निकालो, ठीक है। पर जब भी आप एंड में उसका आंसर निकालोगे तो उसका एंड में रूपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट किस में निकालोगे आंसर, डॉलर में, फिर लास्ट में उसको क्या करोगे, रूपी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट, सो लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, ये देखो ये आपको याद आ रहेगा, देखो ठीक है। अगर सपोज पहले आप क्या करते हो, फॉर्मेट क्या होता है, सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यहां पे जनरली नहीं होते हैं, ठीक है। यहां पे डायरेक्टली मैं माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन नहीं मिलता यहां पे, क्यों, नॉन रेसिडेंट को वो एक्सेप्शन में ला रहा है ये, और नॉन रेसिडेंट के केसेस में ये इंडेक्सेशन नहीं माइनस करना है, सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है, आगे आपका कैपिटल गेन, ठीक है। अच्छा, बट जब आप सेल कंसिडरेशन निकालोगे पहले इसको डॉलर में कन्वर्ट करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी डॉलर में कन्वर्ट करो, और कैपिटल गेन जो आ गया वो डॉलर में रहेगा ऑब्वियसली। इसको एंड में अब आपको रुपये में कन्वर्ट करना है। बताओ यहां डॉलर में जब आप कन्वर्ट करोगे तब क्या लोगे, कौन सा रेट लेना है, एवरेज रेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां पे क्या लोगे, एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। इधर क्या लोगे, इधर भी एवरेज रेट होता है। व्हाट इज दिस एवरेज रेट, बच्चों हर दिन का बाइंग रेट और सेलिंग रेट अलग होता है करेंसीज का, तो हमें एवरेज निकालना पड़ता है। एवरेज रेट यहां पे हम लोग कौन सा निकालेंगे, बाइंग का, हाँ वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 जो भी है, बाइंग सॉरी बाइंग एंड सेलिंग, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एवरेज रेट यहां पे हम लोग जिस दिन हमने बाय किया है उसका निकालेंगे, और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन हम लोग मतलब जिस दिन हमने एक्वायर किया है उसका हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली जिस दिन हमने उसको एक्वायर किया है उस दिन का हम लोग एवरेज रेट निकालेंगे। वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बाइंग और सेलिंग रेट को डिवाइड करें 2 से, ठीक है। और जो डॉलर में आंसर आ गया इसको लास्ट में आप कन्वर्ट कैसे करोगे, एनीवन हु रिमेंबर्स दिस, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग बाइंग रेट से। वेरी गुड, हम लोग बाइंग रेट से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन में मत रहना, बहुत बार वो आपको कंफ्यूज करेगा कि नॉन रेसिडेंट ने गोल्ड परचेज किया है, डायमंड परचेज किया है, ये सारे एसेट्स को अप्लाई नहीं होते, सिर्फ कौन सा टाइप के एसेट को अप्लाई हो रहा है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा है, शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद रहा है इंडियन कंपनी के, तो इस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इज इट इजी, करेक्ट।
तो ये मैंने आपको एक्सेप्शन ये भी अभी क्लियर किया है नॉन रेसिडेंट वाला, राइट राइट बच्चों। नाउ बोनस शेयर्स के केस में कैसे टैक्सेबिलिटी होता है ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, यहाँ लिखा भी है कैपिटल गेन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। नाउ व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इन केस ऑफ बोनस शेयर्स इज द फैक्ट दैट बोनस शेयर्स के लिए आपको जेब से कुछ खर्चा नहीं करना है, ठीक है। बोनस मतलब क्या, कंपनी ने खुद से आपको एक्स्ट्रा शेयर्स दिए, विदाउट इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा शेयर्स। तो बोनस शेयर्स का एज सच आपका कुछ खर्चा नहीं होता है, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो जीरो हो गया, बराबर। बट इसके ना कुछ केसेस बन रहे हैं, पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स इफ एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001 इज जीरो, ये जीरो हो गया, ठीक है। बट अगर 1/4/2001 के पहले आप खरीदते हो तो ये बोल रहा है उसका एफएमवी ले लो एज कॉस्ट। क्यों क्यों 1/4/2001 के पहले अगर आपको बोनस शेयर्स कोई कंपनी देती है, उसका कॉस्ट जीरो नहीं ले रहे हैं, उसका एफएमवी हम लोग ले रहे हैं 1/4/2001 का। ऐसा क्यों है? पहले निकालते थे, अब नहीं निकाल रहे, क्यों? दैट इज द क्वेश्चन एंड इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल थिंग यार। नहीं कहा जा रहा है एचटीडी के अंदर, इट इज एक्चुअली वेरी 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 सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको डिस्कशन करते समय ये बताया था कि 1/4/2001 के पहले अगर कोई एसेट आपने खरीदा है, आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सपोज आपने कोई भी एसेट 1/4/2001 के पहले खरीदा है, ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, 1/4/2001 के पहले आपने कोई एसेट खरीदा है, हाउ डू यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? बताओ। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 or cost of acquisition whichever is higher divided by into जो भी है indexation of year of transfer। अच्छा look at this numerator, FMV or on 1/4/2001 और cost of acquisition whichever is higher, ये हम लोग कब लेते हैं ऐसा न्यूमरेटर में? 1/4/2001 के पहले है, तो अब 1/4/2001 के पहले तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो अभी भी जीरो होगा। बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअली तो जीरो ही होता है ना, सही है। बट क्योंकि एफएमवी और कॉस्ट दोनों में से हायर लिखा है, तो ऑब्वियसली जीरो और एनी एफएमवी विल बी हायर, तो इसलिए एफएमवी लिख दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? अच्छा 1/4/2001 के बाद क्या होगा बताओ? अगर मैं 1/4/2001 के बाद कोई भी एसेट खरीदता हूं, मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो जीरो ही होगा, तो पूरा अपना आंसर भी जीरो आ जाएगा यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी बेसिक सिंपल पॉइंट, बराबर। तो यहाँ इसमें लिखा है 1/4/2001 का एफएमवी ले लो और इधर लिखा है जीरो ले लो, क्योंकि यहाँ फॉर्मूलेज अपने चेंज हो रहे हैं, बेसिक वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग उसको अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा है। वेरी वेरी इजी, करेक्ट। चलो अच्छा, नाउ व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग, समझ इमेजिन करो आपको क्वेश्चन में दिया है एसएससी के पास कुछ ओरिजिनल शेयर्स थे 1000, ध्यान से सुनना जो भी बता रहा हूं, गलती नहीं करोगे अगर ये थोड़ा अच्छे से सुनोगे तो। ओरिजिनल 1000 शेयर्स थे, कंपनी ने उसको 1:1 बोनस भी दिया है और आगे 1000, ठीक है। अब ये दोनों भी शेयर्स 2000 शेयर्स इसको सेल करते हैं, प्लीज बताओ अप्रोच कैसा रहेगा आपका, कैसे सॉल्व करोगे इसको? ओरिजिनल मेरे पास 1000 शेयर्स थे, कुछ साल के बाद कंपनी बोनस देती है 1000, टोटल हो गए 2000, और कुछ साल के बाद मैं उसको पूरा सेल कर देता हूं। सो हाउ डू यू गो एंड कैलकुलेट दिस क्वेश्चन? बताओ कैसे करोगे इसको, आंसर कैसे करोगे इसको बताओ। चलो आई एम गिविंग यू टू थिंग्स। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? पहले 1000 शेयर्स पे निकालेंगे, वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, मतलब ओरिजिनल का अलग करना है, सही है क्या? ओरिजिनल का अलग करना होगा, बोनस का अलग करना है, क्यों ऐसा? दोनों का ईयर अलग होगा, ऑब्वियसली बच्चों, दोनों भी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को मिल रहा है। ओरिजिनल मैंने ऑब्वियसली पहले खरीदा होगा, बोनस बाद में मेरे को मिले होंगे, और इस चक्कर में दोनों का हिसाब चेंज हो जाएगा। प्लस एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, बोनस क्योंकि आपको अलग साल में मिला है, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी अलग हो जाएगा, कभी जीरो होगा, कभी शायद हो सकता है कि एफएमवी निकाले हम लोग, जैसे चार्ट में लिखा है। सो देयरफॉर ऑलवेज रिमेंबर, भले ही एसएससी ने 2000 शेयर्स पूरे सेल किए, इसका फॉर्मेट ही अलग बनाना है, ओरिजिनल को अलग रखो, अलग एसेट ट्रीट करो, बोनस को अलग एसेट ट्रीट करना है। एंड सेम इज द स्टोरी विद राइट शेयर्स। सपोज राइट शेयर्स भी बीच में आ गया क्वेश्चन में, ओरिजिनल बोनस राइट तीन आ गया, क्या करोगे? तीनों को डिफरेंट एसेट्स कंसीडर करो। राइट शेयर्स क्या होते हैं वैसे? कोई कंपनी वापस पैसे रेज करना चाहती है तो पहला प्रायोरिटी देगी अपने पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट शेयर्स, जो एक्चुअली कंपनीज एक्ट में डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने, कंपनीज एक्ट में पढ़ा है क्या? याद आ रहा है क्या? गजनियों याद रखना है बच्चों, यार नीचे वही लिखा है,
पढ़ते हैं क्या लिखा है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ राइट शेयर्स। बच्चों आई रिमेंबर मैंने आपको ओरिजिनल क्लास में भारती एयरटेल का एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया था ये पूरा राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट। देखते हैं क्या लिखा है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ राइट शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स। बच्चों ओरिजिनल शेयर होल्डर के लिए अलग कहानी है और न्यू शेयर होल्डर के लिए अलग है। नए शेयर होल्डर के लिए अलग क्यों है? सपोज इमेजिन करो कि मेरे पास ओरिजिनल शेयर्स नहीं है कोई कंपनी के, बट मेरे को राइट शेयर्स खरीदना है, तो मेरे को किसी और से उसका राइट एंटाइटलमेंट पहले परचेस करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, मतलब कंपनी तो मेरे को प्रायोरिटी देगी ही नहीं क्योंकि मैं नया शेयर होल्डर हूं, पुराना नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पुराने शेयर होल्डर से वो शेयर को खरीदने का राइट पहले खरीदूंगा, फिर अलग से कंपनी को पैसे दूंगा। मतलब मेरे को दो चीजें एक्चुअली पे करनी पड़ेगी। देखो यहां लिखा है, नया शेयर होल्डर क्या करेगा, ये पहले राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए पैसा देगा, बाद में कंपनी को पैसा देगा और शेयर्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पे इसका दोनों भी हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ राइट्स एंटाइटलमेंट प्लस अमाउंट पेड टू दी कंपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सपोज इमेजिन करो कि किसी से राइट खरीदा है मैं नया शेयर होल्डर हूं, मैंने किसी से राइट खरीदा 100 रुपए में और कंपनी को मैंने और दिया 400, तो मेरे लिए टोटल कॉस्ट ऑफ एक्शन कितना हो जाएगा? 500। अब जब मैं इसको सेल करूंगा तब ये कॉस्ट ऑफ एक्शन मेरे को रेफरेंस पॉइंट पकड़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओरिजिनल शेयर होल्डर की क्या कहानी है? ओरिजिनल शेयर होल्डर बच्चों यहाँ पे अगर सपोज इसने ओरिजिनली एक्वायर किए थे तो जितने भाव में खरीदा है वो उसका होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। राइट एंटाइटलमेंट के लिए कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होता है। एक्सप्लेन दिस। मैं ओरिजिनल शेयर होल्डर हूं और कंपनी ने मेरे को राइट शेयर खरीदने का राइट दिया है, ये राइट मैं बेच भी सकता हूं। मैं कितने बेचूंगा? 100 में, क्योंकि देखो यहां लिखा है किसी ने मेरे से 100 में खरीदा है। ठीक है, सपोज मैंने 100 रुपए में ये राइट मैंने सेल किया है, तो ये राइट को एक्वायर करने के लिए मेरा एक्चुअली जेब से खर्चा कितना? 0। ये तो मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, आई बीइंग दी ओरिजिनल शेयर होल्डर। तो इसका कुछ भी आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा। सही है। फॉर इंस्टेंस बच्चों मैं मेरा पर्सनल केस बताता हूं। आई एम शेयर होल्डर भारती एयरटेल और मेरे को राइट मिले थे और मैंने राइट एंटाइटलमेंट एक्चुअली सेल कर दिए क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं वापस उसके लिए अप्लाई करूं, उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा भी होता है। ठीक है, सो आई गॉट अप्रोक्सीमेटली से 20,000 रुपीज। तो 20,000 क्या होगा पता है? पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल विदाउट एक्चुअली डिडक्टिंग एनीथिंग। व्हाई? क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ एक्शन कुछ है ही नहीं, 0, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा तभी का तभी। सही है। अच्छा, और यहां क्या लिखा है? फॉर राइट शेयर्स बॉट फ्रॉम दी कंपनी, अगर मैं कंपनी से खरीदता हूं तो जो कॉस्ट मैंने इनकर किया है जैसे कि 400 रुपए, सिर्फ मेरे को 400 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपए मैं अलग से खर्चा क्यों करूं? क्योंकि ये तो मेरे को फ्री में मिल गया है, मेरे को सिर्फ जेब से कितना देना पड़ेगा? 400। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ यू शुड डू द कैलकुलेशन फॉर राइट शेयर्स। फिर से रिपीट करो, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, ओरिजिनल शेयर्स, सबको डिफरेंट एसेट ट्रीट करके आपको कैलकुलेशन करने होंगे। यहां लिखा भी नीचे। ठीक है, सबको आपको अलग अलग एसेट ट्रीट करना है। राइट, चलो ओके बच्चों, अभी डायरेक्टली हम लोग करेंगे एग्जाम्पशंस। सारे के सारे एग्जाम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम क्विकली हम लोग मॉड्यूल के समरी को ही पढ़ेंगे जो बहुत सही तरीके से एग्जाम्पशंस को कवर कर रहा है। राइट, सो एग्जाम्पशंस का सेक्शन जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? 54 से, और ये 54F तक सारे एग्जाम्पशंस हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाओ सेक्शन 54 पे। इट्स वेरी सिंपल। सेक्शन 54, इफ यू कैन रिमेंबर एंड रिकॉल एंड टेल मी, कौन सा एसेट बेच के कौन सा एसेट खरीदना है? ब्रॉड चीज बताओ, फिर हम लोग डिटेल्स में जाते हैं। बताओ, पुराना एसेट कौन सा बेच रहे हो? सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस बोलना इंसल्ट होगा, डिटेल में बोलो। लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए बच्चों। लॉन्ग टर्म है नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म एसेट को बेचोगे आपको मिलेगा नहीं एग्जाम्पशन। सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों? वही लिखा है, देखो एसेट ट्रांसफर क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने सेल किया है। असेसी कौन है? इंडिविजुअल या एचयूएफ? ऑब्वियसली सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को एप्लीकेबल है। क्यों? घर उनका ही होता है, घर कंपनी का थोड़ा होता है। कॉमन सेंस भी थोड़ा लगाना है तो आपको पॉइंट्स जल्दी लर्न होंगे। अच्छा, क्या है ब्रॉड थीम? पुराना एसेट बेचा, नया एसेट खरीदा। आई डू वन थिंग, मैं आपको पहले यहां से बताता हूं, फिर हम लोग थोड़ा रीड करेंगे इसको। ठीक है, सपोज कोई इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल क्या कर रहा है? इसने पुराना एसेट बेचा, ओल्ड एसेट। कौन सा है पुराना एसेट? लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये बेच के इसने क्या किया? नया एसेट परचेज किया, न्यू एसेट। नया एसेट कौन सा होना चाहिए? ये भी एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? वो कैसे बोलेंगे सर? राइट, दिस इज द राइट क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूज कर रहा हूं, नहीं होना चाहिए। नया एसेट लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वो कब बेच रहे तब समझ में आएगा, खरीदते समय थोड़ा समझ में आता है। राइट, अच्छा, तो मैंने पुराना एसेट कौन सा बेचा? लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। नया कौन सा खरीदा? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर मैं ऐसा करता हूं
तो यहाँ पे मेरे को जो कैपिटल गेन यहाँ पे अराइज हो रहा है इसको सेल करके, वो अब यहाँ पे मैंने नया एसेट जितने रुपए का खरीदा है उतना, और कैपिटल गेन विच इज लेस, इतना एग्जाम्पशन मिल जाएगा. दिस एग्जाम्पशन इज अंडर सेक्शन 54. नाउ व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग, जब भी आप नया एसेट खरीदते हो ये आपको कब तक खरीदना चाहिए? आपने पुराना एसेट बेचा, वहां से या तो 1 साल, या तो आपको 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर, ठीक है, नहीं तो आपको 2 साल बाद, 2 इयर्स आफ्टर, नहीं तो आपको 3 साल बाद, 3 इयर्स आफ्टर इसको खरीदना चाहिए. वापस बता रहा हूं, मैंने पुराना एसेट बेचा, उसके पहले ही, उसके 1 साल पहले ही मैंने नया एसेट खरीद लिया, चलेगा, ठीक है. अगर मैंने पुराना एसेट बेचा, उसको बेच के मैं 2 साल लगा रहा हूं नया एसेट खरीदने के लिए, चलेगा. 3 साल भी चलेगा. 2 साल कब चलता है और 3 साल कब चलता है? 2 इयर्स आपको लगेंगे. अगर आपने एक्वायर किया, तो आपने बनाया घर खरीद लिया, तो 2 साल का टाइम गवर्नमेंट आपको दे रही है खरीदने के लिए नया एसेट. बट अगर आप बोल रहे हो सर हमें कंस्ट्रक्शन करना है घर को, तो यहाँ पे आपको 3 इयर्स का टाइम फ्रेम दिया गया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो वापस बताओ नया एसेट कब तक खरीदना चाहिए? या तो 1 साल पहले, नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 3 साल बाद. नाउ व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग हियर इज, जब भी आप ये एसेट खरीदते हो तो यहाँ पे बच्चों गवर्नमेंट को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा कि आप 2 साल के अंदर एक्चुअली घर खरीदोगे. तो यहाँ क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक स्कीम आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. व्हाट इज दिस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम? गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको आपका आराम से ये टाइम लेना है 2 साल का या 3 साल का, तो सिर्फ एक काम कर देना, आपका जो ड्यू डेट होता है रिटर्न फाइलिंग का, उसके पहले हमारे स्कीम में पैसा जमा कर दो. अगर आप पैसा जमा कर दोगे तो आपको उतना एग्जाम्पशन हम दे देंगे, और उस स्कीम का पैसा आपको आराम से यूज करना है फॉर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग द हाउस प्रॉपर्टी. सही है. कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का क्या फंडा है यहाँ पे, आपको ही चेक करना है. प्लीज बी अवेयर, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू ऑलवेज कंफर्म क्या एसएससी ने स्कीम में पैसा जमा किया है ड्यू डेट के पहले. ड्यू डेट क्या होता है? रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट बताओ. 31 जुलाई फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स, नॉर्मल केसेस में 31 जुलाई होता है. बट अगर सपोज कंपनी या ऑडिट हो गया तो 31 अक्टूबर होगा. तो आपको ये देखना होगा कि 31 जुलाई या 31 अक्टूबर के पहले स्कीम में पैसा जमा हो रहा है क्या. अगर स्कीम में पैसा जमा हो रहा है आपको बेनिफिट मिल सकता है. स्कीम में पैसा लेट जमा हुआ तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर वो आपको थोड़ा केयरफुली यहाँ पे देखना पड़ेगा. अच्छा, जो स्कीम में पैसा जमा किया है ये कौन से पर्पज के लिए यूज करना चाहिए? ऑब्वियसली सिर्फ घर खरीदने के लिए. अगर स्कीम का पैसा बराबर से यूज नहीं किया तो 3 साल के बाद ये हो जाएगा टैक्सेबल. सही है क्या? कितने साल के बाद? 3 साल के बाद. 3 साल के बाद क्यों? गवर्नमेंट अपने को 3 साल का टाइम दे रही है स्कीम का पैसा यूज करने के लिए. इफ यू आर यूटिलाइजिंग इट इन अ रॉन्ग वे, अगर आप यूज ही नहीं कर रहे हो पैसा अच्छे से, तो आपको जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है वो 3 साल के बाद हो जाएगा टैक्सेबल. राइट. नाउ बच्चों, कैन यू आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ माइंड? इसको आंसर करो तो अपना ये सेक्शन हो जाएगा खत्म. ये सेक्शन थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं बिकॉज आगे आपको और वही चीजें जो है काम में आएगी. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है एसएससी का 10 लाख का. करेक्ट. क्या बेचा एसएससी ने? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल किया. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख का हुआ. एसएससी क्या सोचता है? एसएससी है इंडिविजुअल मिस्टर ए, ठीक है, और इसने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ये प्रीवियस ईयर 21-22 में हुआ है. राइट. मिस्टर ए सोचता है यार नया एसेट परचेस करना है, बट गवर्नमेंट ने तो बोला है 2 साल या 3 साल आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं. तो ये क्या करता है? ये चाहता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करता है, और ये यहाँ पे पैसा जमा कर रहा है 20 लाख. कितना जमा कर रहा है? 20 लाख. राइट. अच्छा बताओ, इसने जो पैसा जमा किया ये ड्यू डेट के पहले जमा किया, 31 जुलाई 2022 को जमा कर रहा है. ड्यू डेट क्या होता है इसका? 31 जुलाई होगा, बराबर. 31 जुलाई के पहले इसने कर दिया या फिर से उसी दिन कर दिया, तो क्या होगा? हम लोग इसको पूरा एग्जाम्पशन दे देंगे. कैन यू नॉट टेल मी कितना एग्जाम्पशन दो? 20 लाख जमा किया, बट गेन तो 10 लाख ही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 54 में पूरा माइनस कर देंगे 10 लाख. राइट. तो यहां क्या आएगा? 0. सो दिस इज एंटायरली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अपना टैक्सेबल अमाउंट आ गया 0. टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 0. ठीक है. अच्छा, अब क्या होता है? अब बच्चों ये भाई साहब क्या करते हैं, 20 लाख जो जमा किया है इसने इसको यूज किया है 3 इयर्स में सिर्फ 15 लाख. कितना अनयूटिलाइज्ड है? 5 लाख. तो ये 5 लाख का क्या करोगे? 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. ये यहां तो आपका बच्चों नॉलेज टेस्ट होगा.
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस होगा, वो यहाँ नहीं होता है। वो जो हमने एसेट अगर 3 साल के विद इन सेल कर दिया तो होता है। हियर मी आउट, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपको, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे स्कीम में जमा किया 20 लाख, और यहाँ पे इसने स्कीम का पैसा यूज कितना किया, सिर्फ 15 लाख यूज किया है। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है अरे तूने स्कीम में तो जमा किया था 20 लाख, तो तूने यूज कर दिया 15 लाख, तो 5 लाख कम यूज किया, तो 5 लाख पे टैक्स पे कर। सही है या गलत है, ये आपको बताना है। सही है या गलत है? नहीं होगा टैक्सेबल, क्यों नहीं होगा बताओ? वेरी गुड, राइट। ये गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, ये बोलेगा सर 20 लाख मैंने जमा किया है, वो तो मेरा दिल बड़ा था, मैंने ज्यादा जमा कर दिया, मैं तो 10 लाख ही जमा करने वाला था। एग्जामिशन आपने मेरे को कितने का दिया है? 10 लाख। सिंपल रूल क्या दिया मेरे को, जितने का एग्जामिशन मिला है आपको उतने का ही घर खरीदना है और उतने का स्कीम में जमा करना है। इसने ज्यादा जमा कर दिया, ज्यादा जमा कर दिया, पनिशमेंट थोड़ा मिलेगा इसको। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इसने एक्चुअली स्कीम में 20 लाख जमा किया था, कितने का घर खरीद रहा है? 15 लाख। अच्छा, एग्जामिशन कितने का मिला? 10 लाख। जितने का एग्जामिशन मिला कम से कम उतने का तो घर खरीदना ही चाहिए। क्या इसने उतने का घर खरीदा या उससे ज्यादा का खरीदा है? उससे ज्यादा था, पनिशमेंट दे रहे हो उसके लिए आप उसको, गलत होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब क्या है, ऑलवेज कंपेयर कितना एग्जामिशन मिला वर्सेस कितने का घर खरीदा। कितना एग्जामिशन मिला? 10 लाख। कितने का घर खरीदा? 15। अरे ज्यादा का घर खरीदा, तो यहाँ पे बिल्कुल इसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। अब चेंज करता हूं इसको। नाउ इसने स्कीम में जमा किया 20 लाख, फिर इसने घर खरीदा था से सिर्फ 8 लाख का, अब क्या करोगे बताओ? 2 लाख टैक्सेबल होगा। व्हाई? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग व्हाट विथ व्हाट, एग्जामिशन विथ हाउस अमाउंट। समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर स्कीम में जमा किया 20 लाख, घर खरीदा 8 लाख का, शॉर्टफॉल हो गया 12 लाख। 12 लाख का टैक्स लगाना गलत होगा, बहुत गलत होगा। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। फिर से रिपीट करो, और मैंने ये आपको ओरिजिनल लेक्चर में समझाते समय भी बताया था, ऑलवेज कंपेयर व्हाट विथ व्हाट, कितने का एग्जामिशन मिला वर्सेस कितने का घर खरीद रहा है। सिंपल। आर यू नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? अच्छा बताओ, 12 लाख का घर खरीदा, क्या करोगे? 12 लाख का घर खरीदा, क्या करोगे? कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? ज्यादा का ही कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको बहुत बेसिक चीज बारीकी से पढ़ना है यार। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको कोई भी कितना भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करो, आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा और आप सही आंसर लिख के आओगे। बताओ, अब एक चीज और, सपोज उसने नया घर खरीद लिया और उसने 3 साल के अंदर इसको बेच दिया। आपको पता होगा नया घर 3 साल तो कम से कम लॉक करना चाहिए इसको, मतलब लॉक मतलब घर को ताला नहीं, एसेट को बेचने तो लॉकिंग पीरियड है, करेक्ट? मतलब 3 साल तक वो नया एसेट बेचना नहीं चाहिए। क्या होगा अगर उसने नया एसेट 3 साल के अंदर बेच दिया? तो जितना उसको एग्जामिशन पहले मिला था वो अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से हो जाएगा माइनस, तो हम लोग पनिश कर रहे हैं। वेरी इजी, ये समझ में आ गया। बट कैपिटल गेन अकाउंट्स का पैसा कैसे यूज करना है और हम लोग कौन सी चीज को किससे कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस बेसिक फंडा, राइट? चलो, ये मैंने आपको काफी डिटेल में बताया बिकॉज आगे के सेक्शंस को भी समझने में आपको हेल्प मिलेगी, यहाँ वही लिखा है। ओके, चलो, इंडिविजुअली अचीव रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए। अच्छा बच्चों, और क्या है अदर कंडीशंस? बच्चों, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब ऑब्वियसली उसने उसको हाउस प्रॉपर्टी में दिखाया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल के बताया होगा, ऑब्वियसली रेसिडेंशियल इसलिए, और वो सारा कॉम्पिटिशन वहां पे हुआ है, राइट? और क्या लिखा है? एसएससी के पास ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो लिखा है बच्चों, यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा उसका कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम लिमिट है उसके ऊपर 2 करोड़ का, ये भी आपको दिमाग रखना है। करेक्ट, टाइम लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 1 साल 2 साल और 3 साल वाला। ठीक है, अमाउंट ऑफ एग्जामिशन भी डिस्कशन हो चुका है, राइट? तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताया। चलो, तो ये बड़ा सिंपल सेक्शन था 54। 54B क्या है? 54B बच्चों, ये अगेन जैसे घर का हमने 54 में पढ़ा है, 54B क्या बोलता है? पुराना एसेट आपने कौन सा सेल किया? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। कौन सा सेल किया? अगेन अर्बन agricultural land. Why rural agricultural land? It is any which way exempt from tax. वो तो exempt ही है, हम लोग इसलिए डिस्कशन में क्या ला रहे हैं? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अच्छा, ये भी सेक्शन किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअली अचीव। अच्छा, एक कंडीशन है कि जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है इस पे आपने एग्रीकल्चर करना चाहिए कम से कम 2 साल तक। उसको सेल करने के पहले कम से कम 2 साल तक आपने उसको एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए इसको यूज करना चाहिए, राइट? अच्छा, पुराना एसेट बेचा कोई एग्रीकल्चरल लैंड, नया एसेट भी कौन सा खरीदना है? वही एग्रीकल्चरल लैंड ही आपको परचेज करना है, बराबर? अच्छा, तो जमीन खरीदना है तो यहाँ पे 2 साल का टाइम सफिशिएंट है। क्यों ऐसा?
घर के लिए यहाँ 3 साल लिखा है, कंस्ट्रक्शन करते हो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, इसलिए 2 साल का टाइम है, बराबर। बाकी सब पॉइंट्स एकदम सेम है, जितना आपको नया एसेट अपने परचेज किया उतना, या जितना आपका कैपिटल गेन है विच इज आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम सेम है, सब कुछ सेम है, सब कॉपी पेस्ट किया है, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम, करेक्ट। सिर्फ सेक्शन आपका यहाँ चेंज हो गया और एसेट जो अंडरलाइंग एसेट है वो चेंज हो गया, बराबर। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज 54D एप्लीकेबल टू एनी एसएससी। 54D बेसिकली क्या बोलता है, सपोज आपकी कोई जगह है या बिल्डिंग है जो इंडस्ट्रियल एरिया में है और गवर्नमेंट ने वहां पे कंपल्सरी एक्विजिशन किया, हियर मी आउट, क्या कॉन्सेप्ट है, आपकी कोई जगह थी, इंडस्ट्रियल एरिया था, आपकी कोई फैक्ट्री थी सपोज, गवर्नमेंट ने इसको जबरदस्ती ले लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने फैक्ट्री जबरदस्ती ले ली है, अब कहीं और आपको शिफ्ट करके नया एसेट परचेज करना पड़ेगा। पुराना एसेट कौन सा गया, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, ठीक है। नया एसेट कौन सा आ गया, वही लैंड, बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हो। तो यहाँ पे इस चक्कर में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ले लिया है, आपको यहाँ पे 54D में एग्जाम्पशन मिलेगा जितना आपने नया एसेट खरीदा है, सही है, वही लिखा है यहाँ पे। कंडीशन ये है कि लैंड या बिल्डिंग को आपको कम से कम 2 साल तक यूज करना चाहिए था इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। अचानक गवर्नमेंट आती है, आपकी प्रॉपर्टी को ले लेती है, कंपल्सरी एक्विजिशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पुराना एसेट कौन सा क्या, लैंड और बिल्डिंग और राइट इन लैंड और बिल्डिंग, लीज वगैरह जो भी है। नया एसेट आप लोग वही परचेस कर रहे हो, अगेन 3 साल का टाइम दिया है। 3 साल क्यों, फैक्ट्री को बनाने में 3 साल तो लगेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच इज लोअर, सब सेम, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भी सेम है, नया एसेट बेचना नहीं चाहिए, बाकी सब चीजें कॉपी पेस्ट की उन्होंने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज अगेन 54EC। व्हाट इज 54EC, वेरी वेरी सिंपल। 54EC एक्चुअली कोई भी एसएससी को एप्लीकेबल होगा। 54EC क्या बोलता है कि आप लैंड या बिल्डिंग या कोई कैपिटल एसेट, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप सेल कर रहे हो, इमोल वाला, और ये बेच के आप क्या खरीद रहे हो, एनीवन हु कैन मेक अ गेस, 54EC में क्या होता है, NHCI और REC के आप बॉन्ड्स खरीदना चाहिए, तो आपको बॉन्ड्स की वजह से बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, बॉन्ड्स खरीदने में बहुत लंबा टाइम लगता है क्या, 3 साल 2 साल नहीं, कितना लगता है, 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है, वही लिखा है बच्चों। देखो, आपको नया एसेट परचेस करना चाहिए 6 महीने के अंदर, NHCI या REC के बॉन्ड्स आपने खरीदना चाहिए, बराबर। आप ये खरीदते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट यहाँ पे बेनिफिट का एक लिमिट है, कितना, ₹50 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, सॉरी पर फाइनेंशियल ईयर हट गया है, एक्सट्रीमली सॉरी। ₹50 लाख जो है बच्चों, यहाँ पे कोई भी साल का रहो, आपको मैक्सिमम 50 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आपको सिर्फ 50 लाख का यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पे वही लिखा है 6 महीने के अंदर आपको ये परचेस करना है, करेक्ट। अच्छा बच्चों, ये खास क्यों पता है, ये कोई भी एसएससी को एप्लीकेबल है, अगेन 54D एंड 54EC दोनों भी कोई भी एसएससी को एप्लीकेबल होगा। लास्ट यहाँ लिखा है 54F। 54F क्या है बताओ, आप कोई भी एसेट बेचो एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट बेचो, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचो, कौन सा छोड़ के, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के, और नया क्या परचेस कर रहे हो, नया घर परचेस कर रहे हो, ठीक है। नाउ कैन वी डू इट दिस वे, प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों, इमेजिन करो एसएससी ने नया घर परचेस किया, न्यू हाउस, ठीक है। अगर एसएससी नया घर परचेस करता है तो उसको 2 सेक्शंस के थ्रू एग्जम्पशन मिल सकता है, या तो 54 या तो 54F। अच्छा, 54 कब आएगा, अगर ओल्ड एसेट जो बेचा है वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो, और 54F कब आएगा, अदर देन लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो, ठीक है। कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट अदर देन लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो। अभी देखो, अगर सपोज मैंने बिल्डिंग बेचा, सॉरी मैंने से इमेजिन करो मैंने लैंड बेचा, ठीक है, या फिर से मैंने गोल्ड बेचा, या फिर से मैंने शेयर्स बेचा, कोई भी एसेट सेल करो, और मैंने नया एसेट कौन सा खरीदा, घर, तो मेरे को कौन सा सेक्शन में एग्जम्पशन मिलेगा, 54F। बट अगर घर के बदले आप घर ले रहे हो तो 54। अच्छा, 54F में यूनिक क्या है, एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूले के हिसाब से आपको एग्जम्पशन मिलेगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एग्जम्पशन, बताओ। 54F में अमाउंट एग्जम्पशन आप कैसे निकालोगे, देखो, एग्जम्पशन इज इक्वल टू कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। एक सेकेंड, इसको ऐसे करते हैं, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, इस रेशियो में आपको मिलेगा जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है एग्जम्पशन। इज इट इजी, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा।
ये मेजर एग्जामिनेशन के सेक्शन बच्चों मैंने आपको बताया। अच्छा, ये एक दो छोटे पॉइंट्स एंड देन वी विल एंड दिस पर्टिकुलर रिवीजन सेशन। क्या लिखा है एग्जामिनेशंस आपको कैसे कैसे मिलते हैं? एक तो बच्चों यहाँ पे लिखा है देखो, अपार्ट फ्रॉम 54 सीरीज आपको 2 एग्जामिनेशंस और मिलेंगे। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। ठीक है, 1037 का, ठीक है, 1043 का, ये 2 मैं बता रहा हूँ आपको। और मेजरली अपना यहाँ पे कैपिटल गेन होता है खत्म। सिर्फ एक मैं आपको टैक्सेशन का थोड़ा ब्रीफली चार्ट बताऊंगा फिर, राइट? चलो नाउ बच्चों ये देखो 2 सेक्शंस और है। 54 हमेशा दिमाग में रखना है, सेक्शन 10 भी दिमाग में रखो। सेक्शन 10 में क्या लिखा है? 1037 क्या लिखा है? इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, कम से कम 2 साल तक उसने उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के यूज किया। ये सारे पॉइंट सिमिलर लग रहे हैं। कौन से सेक्शन से? 54B से। वेरी गुड। क्या लिखा है यहाँ पे? इसको गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने कंपल्सरली एक्वायर किया है, तो जो भी आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा ये हो जाएगा एग्जम्प्ट। 1/4/2004 की बात होगा तो एग्जम्प्ट होगा। अच्छा, फिर इसमें और 54B में क्या डिफरेंस है? 54B में गवर्नमेंट ने एक्वायर नहीं किया है, ठीक है, बट अगर सपोज अब से गवर्नमेंट एक्वायर करती है आपकी एग्रीकल्चरल जमीन को अर्बन एरिया की, तो वहां पे एग्जम्पशन हो जाएगा पूरा। अच्छा, गवर्नमेंट ने रूरल एरिया की अगर एग्रीकल्चरल जमीन को एक्वायर किया तो वो तो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। अर्बन वाला भी एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने दिया तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज अ वेरी बेसिक सिंपल थिंग, बहुत इजी है, बराबर? ठीक है, ओके। नाउ बच्चों इमेजिन करो, सपोज एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग इसका आंसर करना। मिस्टर नाम का एक क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करना। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, आंसर सही चाहिए, ध्यान से सुनो और आंसर करो। इसने क्या किया? इसने इन द ईयर 2021 in the month of July he acquired an urban agricultural land. Urban agricultural land. He acquired this for rupees 10 lakh. Correct. बट अचानक से इसका लक देखो कितना बैड लक है। इसने खरीदा जुलाई में और यहाँ पे दिसंबर में क्या होता है? 2021 में दिसंबर में गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट बोलती है ये जगह हम कंपल्सरली एक्वायर करने वाले हैं और आपको हम लोग देंगे 12 लाख रुपए। गवर्नमेंट ने तभी दे भी दिया सपोज 12 लाख। बताओ क्या करोगे? अभी बताया उसके हिसाब से अर्बन लैंड है, रूरल है तो उसका एग्जाम्पल होता है। अर्बन का 2004 के बाद ऑब्वियसली 2021 का खेल है पूरा। क्या करोगे? एग्जाम करोगे, बराबर ना? नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि 2 साल तक आपको एसेट को यूज करना है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये लिया है और उसी साल में क्या हो गया? गवर्नमेंट ने ले लिया इसको। दिस इज रेगुलर केस, टैक्सेबल हो गए। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? पढ़ो ना क्या लिखा है? मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस फॉर 2 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है इसका? दिसंबर में। उसके 2 साल पहले तक उसने यूज नहीं किया। उसने खुद में खरीद के कितना टाइम हो गया उसको? शॉर्ट टर्म ही एसेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बच्चों अगर सच में उसका मन क्या है ना पेपर डिफिकल्ट निकालने का, वो बहुत इजीली पेपर डिफिकल्ट निकाल सकता है। इट इज वेरी इजी टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स। एक तो है इतना वास्ट, ऊपर से थोड़ा भी कुछ ट्विस्ट और टर्न हो गया तो याद रहता ही नहीं है। ऑफ कोर्स ये इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप पढ़ो उसको कैसे। पढ़ते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। और अगेन जो बहुत केयरफुल रहेगा, ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन को, उसका आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा। मोस्टली बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली 90% चांस ये है कि पेपर बहुत इजी आ रहा है, ठीक है। बट अगेन द ओनली थिंग प्रेडिक्टेबल अबाउट इंस्टीट्यूट इज दैट इट इज अनप्रेडिक्टेबल। कुछ भी पूछ सकती है, पता नहीं, टारगेट कर लिया तो बैंड बच सकती है, इसलिए बता रहा हूं। चलो नहीं, बाजू वाला क्या लिखा है? रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। इसको थोड़ा ब्रीफली बताता हूं, फिर हम लोग एक लास्ट पार्ट में आते हैं, वो है टैक्सेशन का, वो भी आपको ब्रीफली बताऊंगा। बच्चों रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होती है? इट्स वेरी सिंपल। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में एक सीनियर सिटीजन होता है, करेक्ट, और यहां लिखा है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, करेक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बता रहा हूं। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर बच्चों जो सीनियर सिटीजन होता है वो क्या करता है? वो अपने प्रॉपर्टी को बैंक को दे रहा है, ठीक है। बैंक को दे रहा है मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहा है, करेक्ट। नाउ हियर मी आउट बच्चों, सीनियर सिटीजन का प्रॉब्लम क्या होता है? एक तो है ना उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो काफी कम होता है, राइट। तो सीनियर सिटीजन क्या सोच सकता है? उसके पास एक घर है सपोज से, मैं आपको एक थोड़ा केस बताता हूं तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, राइट। मिस्टर नाम का एक पर्सन है, इसका एज है 70 years, बट इसके पास बेचारे के पास कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट इसने अपने जिंदगी में मेहनत करके एक घर खरीदा था, तो इसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या सोचता है? ये घर बेचेगा तो रहेगा कहां? बराबर, ठीक है। बट बच्चों ऑफकोर्स इसको ये भी लग रहा है कि इसका अगर डेथ हो गया तो इसका ये बहुत वैल्यूएबल एसेट जो है ये किसी के काम में आ सकता है,
ये क्या करता है, जाता है बैंक के पास, बैंक को बोलता है कि आप एक काम करो, आप मेरे को इंस्टॉलमेंट दो। नॉर्मली हम लोग बैंक को इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, तो अगर मैं लोन ले रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, बैंक को इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगा। या उल्टा हो रहा है, पूरा उल्टा, रिवर्स। रिवर्स मतलब बैंक इसको इंस्टॉलमेंट्स पे करिए, बैंक इसको इंस्टॉलमेंट्स पे कर रही है। अच्छा, बैंक इसको इंस्टॉलमेंट फ्री में क्यों देगी, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चों इसका एज 70 ईयर्स है, तो हो सकता है यहाँ पे 10-15 ईयर्स और ये जिंदा रहेगा, जो भी है। तो यहाँ पे बैंक का एक अजम्पशन होता है, बैंक उस अजम्पशन के बेसिस पे इसको पैसा देती है। अच्छा, अगर सपोज इसका डेथ हो गया तो बैंक को ये पैसा कैसे मिलेगा, ये प्रॉपर्टी पे राइट किसका रहेगा, बैंक का। बैंक विल सेल दिस एसेट एंड देन रिकवर द अमाउंट। तो पूरा उल्टा स्कीम है, ये उल्टी स्कीम में। अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल गेन में क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बच्चों बहुत सिंपल चीज लिखी गई है, सीनियर सिटीजन को जो भी पैसा मिल रहा है इस पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगाना है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो लॉ प्रमोट कर रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को ये बहुत वरदान जैसा स्कीम है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, राइट। बहुत जगह हम लोग देखते हैं सीनियर सिटीजन बेचारे अकेले रहते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, और वो अकेले रहने के चक्कर में उनका सोर्स ऑफ इनकम भी ज्यादा कुछ नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पे इसलिए सीनियर सिटीजन को ऐसे स्कीम्स के थ्रू अगर पैसा मिलता है, फंडिंग बैंक से मिलता है इंस्टॉलमेंट्स में, तो पैसे पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। सो दैट इज द एंटायर फंडा ऑफ दिस रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। देखो कहां से कहां पे जा रहा है, सीनियर सिटीजन, बैंक क्या कर रही है, लोन या इंस्टॉलमेंट दे रही है, कितना देगी, 60% मैक्सिमम ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। सपोज प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 1 करोड़ है तो कितना मिल जाएगा, 60 लाख मिल जाएगा, ठीक है। वो भी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स मिलता है। ये कौन से पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, रिपेयर मेंटेनेंस घर के या फिर खुद के मेडिकल या दूसरे खर्चों के लिए, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं करना चाहिए, सही है। सीनियर सिटीजन है और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में लगा रहा है, लॉ इसको प्रमोट नहीं करेगा, बराबर। अच्छा, बैंक क्या करेगी, सेल दी हाउस इफ लोन इज नॉट रीपेड, अगर लोन रीपे नहीं हुआ तो घर बेच सकती है बैंक, बैंक के पास वो राइट है। आफ्टर डेथ और एक्सपायरी ऑफ द टर्म, उसके डेथ के बाद या फिर टर्म एक्सपायर हो रहा है, टर्म एक्सपायर हो गया मतलब सीनियर सिटीजन ने जब ये किया था तब वो 60 ईयर्स का था, ठीक है। टुडे सपोज हिज एज इज 100 ईयर्स, मरा ही नहीं बेचारा, तो क्या होगा, बैंक कब तक उसको पैसा देगी, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, बैंक कैन सेल द एसेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या बता रहा हूं, ठीक है, ओके। क्या लिखा है, लीगल एयर विल बी गिवन एन ऑप्शन टू पे, मतलब नॉर्मली सीनियर सिटीजन के बाद डेथ के बाद प्रॉपर्टी लीगल एयर को मिलता है, तो बैंक पहले लीगल एयर को ऑप्शन देगी कि आप इसको खरीद सकते हो, हमारा पैसा पे कर सकते हो, आप इसके पास ऑप्शन होगा, आपके पास ऑप्शन है एसेट को रखने का। एक्सेस मनी शैल बी गिवन टू द लीगल एयर, एक्सेस मनी मतलब बैंक अपना पैसा वसूल कर लेगी, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन को ज्यादा है तो एक्स्ट्रा जो है वो किसको मिलेगा, लीगल एयर को मिलेगा। आपको क्या दिमाग रखना है, सिंपली इतना, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में सीनियर सिटीजन को जो पैसा मिलता है इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। दिस इज बेसिक पॉइंट जो आपको हमेशा रखना है दिमाग में, राइट। तो मैंने आपको बताया रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के बारे में, टैक्सेशन ब्रीफली बता रहा हूं, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। 3-4 चीजें हमेशा दिमाग में रखो जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है। 3 सेक्शंस जो मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूं, 111A, 112A एंड 112, ब्रॉडली 3 चीजें हमेशा आपको दिमाग में रखनी है, राइट। अच्छा, जब भी लास्ट में ए आ गया, 111A एंड 112A, ये शेयर्स का होता है, किसका होता है, शेयर्स का होता है, ठीक है। शेयर्स या सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है, कहां लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बराबर, ओके। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अच्छा, तो क्या होगा बच्चों, वेरी सिंपल, 111A किसका है, कोई बताएगा, ये किसका है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड शेयर्स को आपने खरीद के बेचा है। और 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगेन बताओ रेट क्या है, 111A का फ्लैट 15% रेट होगा, करेक्ट। और 112A का क्या है, फ्लैट 10% है। यहां पे एक खास चीज है, आपको 1 लाख तक मिल जाएगा एग्जम्पशन, 1 लाख के ऊपर के अमाउंट पे आपको लगेगा टैक्स। मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया था रिलायंस का कैसे 5 लाख का गेन हो गया तो आपको सिर्फ 4 लाख पे 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा, राइट। ऑफ कोर्स इसमें बताने की जरूरत नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन से तो ऐड करना ही है, तो चाहे हेल्थ एंड एजुकेशन से जो भी है वो एक्स्ट्रा टैक्सेस तो एप्लीकेबल होंगे, ये बेसिक टैक्स में आपको बता रहा हूं। 112 क्या बोलता है, 112 क्या बोलता है, 112 कौन सा एसेट पे लगता है, ये जनरल अदर देन दीज, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है, सपोज बिल्डिंग बेचा है, गोल्ड बेचा है, लॉन्ग टर्म गेन हो गया, क्या करोगे, फ्लैट 20% टैक्स लगेगा। अच्छा बच्चों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है अपार्ट फ्रॉम शेयर्स, क्या होगा,
नॉर्मल रेट्स के हिसाब से टैक्स होगा, नॉर्मल रेट्स के हिसाब से ये टैक्स होगा। कैन यू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स? बट बेसिक पॉइंट्स मैंने बताया, ये बेसिक टैक्सेशन हमेशा रिमेंबर रखो, यही क्वेश्चंस पूछेंगे आपको घुमा फिरा के, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते ही नहीं है। अगेन 4 चीजें दिमाग में रखना है, 111A 112A, ये दोनों शेयर्स के 111 है शॉर्ट टर्म शेयर्स का गेन 15% टैक्स फ्लैट, 112 है लॉन्ग टर्म गेन्स शेयर्स का अगर हुआ है तो 1 लाख एग्जाम, उसके ऊपर टैक्सेबल 10%, ठीक है ओके। 112 क्या बोलता है? जनरल रूल, कोई भी लॉन्ग टर्म गेन पे हम लोग 20% टैक्स लगाएंगे, एंड अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर वो है जनरल रूल, वो फ्लैट रेट्स के हिसाब से टैक्सेबल होगा। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू ऑलवेज रिमेंबर, अगर रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर एसएससी का आरओआर है, अगर एसएससी रेसिडेंट है, अगर एसएससी रेसिडेंट है, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को और एचईएफ को एक बेनिफिट मिलता है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन मेट का। ये क्या होता है? अगर अपना बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख से नीचे अगर अपना इनकम आ रहा है तो जो एग्जॉस्ट नहीं हुआ वो हम लोग यूज करेंगे फ्लैट रेट वाले इनकम से। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एसएससी बोल रहा है उसका पूरे साल भर में इनकम सिर्फ शेयर से हुआ है, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैन यू डू अ सिंपल कैलकुलेशन एंड टेल मी, अगर सपोज कोई बोल रहा है, कोई रेगुलर इंडिविजुअल है, उसका 6 लाख का गेन हुआ है, कितने का? 6 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स कैसे निकालोगे? बताओ, कैलकुलेट मत करो, बताओ। 6 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या करोगे? रेगुलर इंडिविजुअल है, उसका दूसरा इनकम तो 0 है, तो उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 6 लाख का है तो आप डायरेक्टली 15% मत निकालो, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग माइनस करेंगे जो उसको एक्चुअली अनएग्जॉस्टेड लिमिट मिल रहा है। अनएग्जॉस्टेड लिमिट कितना हो जाएगा? पूरा 2.5 लाख का, पूरा 2.5 लाख माइनस करो, 6 लाख माइनस 2,50,000 कितना आएगा? 3,50,000 पे अब 15% निकालना पड़ेगा आपको। एंड दिस अनएग्जॉस्टेड लिमिट जो हम लोग माइनस करें, ये बेनिफिट सिर्फ किसको मिल रहा है? ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। क्वेश्चन में नॉन रेसिडेंट लिख दिया, खत्म होगी कहानी, इसको फ्लैट टैक्स लगा रहे हैं, बराबर। एक और खास चीज, कौन सी खास चीज बच्चों? जो डिडक्शंस होते हैं चैप्टर 6A के, जो एक अलग चैप्टर है जिसको हम लोग ने बहुत डिटेल में सीखा है, एटीसी से लेके एटीयू तक, वो हम लोग फ्लैट रेट वाले इनकम में कभी माइनस नहीं कर सकते। फ्लैट रेट वाला इनकम यहाँ पे 3 है, कौन से 111 है 15%, 112 है 10%, 112 20%, इसमें से कभी माइनस नहीं करना डिडक्शंस। सिर्फ कहां से माइनस होंगे? ओनली फ्रॉम दी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन व्हिच आर एक्चुअली टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट्स, यहीं से माइनस होंगे। काफी सारी चीजें बता दी मैंने, क्योंकि है काफी बड़ा और एकदम शॉर्ट रिवीजन लेक्चर है बच्चों, शॉर्ट ही बोलूंगा इसको क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड डू इट, करेक्ट। चलो तो बच्चों यहां पे हम लोग ये सेशन को करते हैं एंड।